हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म का जो फोर्थ मोड है रिकॉन्सिलिएशन का, डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब किसी पार्टनर की डेथ होगी तो हमें सारे अकाउंटिंग एडजस्टमेंट किस तरह से करने होंगे, प्लस जो डिसीज्ड पार्टनर का एग्जीक्यूटर रहेगा उस एग्जीक्यूटर का फाइनल सेटलमेंट किस तरह से करेंगे। आज मैं जितने भी एडजस्टमेंट है पार्टनरशिप से रिलेटेड, रिकॉन्सिलिएशन से रिलेटेड, चाहे वो एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस का एडजस्टमेंट हो, स्पेसिफिक और जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट हो, गुडविल का एडजस्टमेंट हो, बुक्स के अंदर वाली गुडविल हो, बुक्स के बाहर वाली गुडविल हो, सारे एडजस्टमेंट एक ही लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं। रीजन क्या है? क्योंकि मैंने जो रिटायरमेंट में लेक्चर नंबर 41 से लेकर लेक्चर नंबर 47 तक जितने भी एडजस्टमेंट डिस्कस किए हैं, सारे एडजस्टमेंट एज इट इज हमें डेथ वाले केस में अप्लाई करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने वहां पर गुडविल की एंट्री पास की है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहां हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर वहां मैंने एंट्री पार्टनर के रिटायरिंग पार्टनर के फाइनल सेटलमेंट की है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहां पर डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर के थ्रू हमें एंट्री पास करनी होगी। तो सारे एडजस्टमेंट जो मैंने रिटायरमेंट में किए हैं एज इट इज डेथ वाले केस में अप्लाई होंगे। तो वापस मुझे सारे एडजस्टमेंट इस लेक्चर में ही डिस्कस करूंगा। फिर आखिरी में जाके तीन क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जहां पर ओवरऑल एडजस्टमेंट डिसीज्ड पार्टनर से रिलेटेड, डेथ ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड, हम सारे एडजस्टमेंट अलग अलग तीन क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लूं कौन कौन से अकाउंटिंग एडजस्टमेंट यहाँ होने हैं। रेशियो का एडजस्टमेंट रहेगा जहां मुझे न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना होगा। गेनिंग रेशियो इन द सेंस जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है या जो सर्वाइविंग पार्टनर है उनका मुझे न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना होगा। साइलेंट केसेस में कि जब हमें ये गिवन नहीं है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ने जो डिसीज्ड पार्टनर है उसका हिस्सा किस फॉर्म में लिया है, किस रेशियो में लिया है, तो हमेशा जो रिटायरमेंट में मानते आए हैं कि जिनका जो ओल्ड रेशियो है वही रहेगा गेनिंग, वही रहेगा न्यू। दूसरा मैं जिसमें करूंगा गुडविल का, बुक्स के अंदर वाली या बुक्स के बाहर वाली। अब बुक्स के बाहर गुडविल गिवन नहीं है तो मैं वैल्यूएशन का तरीका गिवन है तो वैल्यू कर लेंगे। तीसरा हिडन गुडविल का एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे, लेकिन डेथ वाले केस में हिडन गुडविल की वैल्यू हमेशा ही हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, हमें सीधा एंट्री पास करनी है, तो यहां पर हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यूएशन का तरीका नहीं ऑप्ट करना। फिर एसेट्स और लाइबिलिटीज के रीवैल्यूड फिगर हमें रिकॉर्ड करने पड़ेंगे थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस और प्रॉफिट्स का हम एडजस्टमेंट करेंगे, स्पेसिफिक और जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट करेंगे। फिर इसके बाद जाके जो डिसीज्ड पार्टनर है उसके प्रॉफिट या लॉस का शेयर कैलकुलेट करेंगे दो मेथड के अकॉर्डिंग जो हमने रिटायरमेंट वाले लेक्चर में देखे, टाइम मेथड और सेल्स मेथड। आखिरी में जाके जो डिसीज्ड पार्टनर का एग्जीक्यूटर है उस एग्जीक्यूटर को पेमेंट कैसे करेंगे। जैसे रिटायरमेंट वाले में दो तरीके से पेमेंट था, इनकेस फर्म के पास एडिक्वेट कैश है तो कैश के थ्रू पेड कर दें, अगर एडिक्वेट कैश नहीं है तो लोन अकाउंट बनाएं। ऐसे ही यहाँ पर फर्म के पास अगर एडिक्वेट कैश है तो डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर दिया जाए कैश के थ्रू। अगर पैसा एडिक्वेट नहीं है तो वहां पर मैं लोन अकाउंट प्रिपेयर करूंगा एग्जीक्यूटर। तो ऑलमोस्ट सारे एडजस्टमेंट हमें वही डिस्कस करने हैं। सबसे पहले रेशियो की बात करूं तो न्यू रेशियो निकालना है। अगर ओल्ड और गेनिंग गिवन है तो फॉर्मूला रहेगा ओल्ड प्लस गेनिंग, और इनकेस अगर हमें गेनिंग निकालना है, ओल्ड और न्यू गिवन है, तो फॉर्मूला रहेगा गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर सर्वाइवल पार्टनर का गेनिंग रेशियो आता है पॉजिटिव तो वो गेनिंग है, इस फॉर्मूले को यूज करके अगर वैल्यू आती है नेगेटिव तो माना जाएगा वो सेक्रीफाइसिंग। कुछ पॉइंट्स इंपोर्टेंट है कि पार्टनर के डेथ के बाद कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का नया रेशियो गिवन नहीं है, गेनिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो मान के चलेंगे उनका जो ओल्ड है वही न्यू है, वही गेनिंग है। फॉर एग्जाम्पल आशा, दीप्ति और निशा तीन पार्टनर है फर्म में जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। इफ दीप्ति डाइड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन आशा एंड निशा, ओल्ड रेशियो गिवन है केवल, नए रेशियो के बारे में, गेनिंग रेशियो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मान के चलेंगे आशा और निशा का जो ओल्ड रेशियो है 3:1 वही रहेगा न्यू रेशियो और वही रहेगा गेनिंग रेशियो। साइलेंट केसेस में हमेशा ही रिटायरमेंट और डेथ वाले केस में कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गेन करेंगे हमेशा ही। ऐसे ही एडमिशन वाले में कोई नया पार्टनर फॉर्म में एडमिट हुआ तो नए पार्टनर के एडमिशन के बाद रेशियो साइलेंट है तो हमेशा ही जो ओल्ड पार्टनर्स रहेंगे वो सेक्रीफाइस करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल की बात करें। यहां पर मुझे तीन पार्टनर्स गिवन है, नवीन, सुरेश और तरुण। इनका ओल्ड रेशियो है 5:3:2। पार्टनर सुरेश डाइड फ्रॉम द फर्म एंड हिज शेयर वाज रिक्वायर्ड acquired बाय नवीन एंड तरुण इन द रेशियो ऑफ 2:1। ओल्ड रेशियो गिवन है 5:3:2। पार्टनर सुरेश फर्म से चला गया, पहले थे 5:3:2। अब इसका शेयर जो पार्टनर नवीन और तरुण ने अक्वायर्ड किया है वो किया है 2:1। तो मुझे सबसे पहले तो नवीन का गेनिंग निकालना होगा। पूरी प्रोसीजर मेरी सेम वही रहेगी, तो मेरी
रिकमेंडेशन है आप सभी के लिए कि जो मेरा पिछला लेक्चर था 41 से लेकर 47 तक, वो आप डिटेल्ड में रिटायरमेंट से रिलेटेड देखें। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमने चेंज इन पीएसआर में डिटेल में डिस्कस किए हैं, जैसे गुडविल का वैल्यूएशन किस तरह से हम लोग करेंगे। तो वैल्यूएशन का तरीका जो हमने चेंज इन पीएसआर में देखा, वो एज इट इज अप्लाई है एडमिशन में, एज इट इज अप्लाई है रिटायरमेंट में, एज इट इज अप्लाई है डेथ में। जो भी मैंने एडजस्टमेंट किया स्पेसिफिक रिजर्व का, डब्ल्यूसीआर और आईएफआर का, जो चेंज इन पीएसआर में सेम तीनों टॉपिक में कंटिन्यू है वो। तो ऐसे टॉपिक जो हमने स्पेसिफिक किसी मोड के अंदर डीपली डिस्कस किए हैं, तो वहीं जाकर आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ें, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करें। आप लोग देखेंगे तो सारे क्वेश्चन भी वही हैं जो मैंने रिटायरमेंट वाले टॉपिक के अंदर डिस्कस किए। अगला एग्जाम्पल कहता है, नहीं ये वाला तो हम कर चुके हैं, स्लाइड वापस रिपीट हो गई है। अगला एग्जाम्पल, बिल्कुल यहां पर हमें ओल्ड और न्यू गिवन है। अमित, दिनेश और गगन तीन पार्टनर है फॉर्म में, 5:3:2 के रेशियो में। पार्टनर दिनेश चला गया फॉर्म से, अमित और गगन ने ये डिसाइड किया इनका नया रेशियो रहेगा 3:2। ओल्ड गिवन है, न्यू गिवन है, निकालना है गेनिंग। तो गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो पार्टनर मुझे पहले निकालना है अमित का, न्यू रेशियो है 3/5, ओल्ड रेशियो इसका है 5/10। पार्टनर गगन का न्यू रेशियो है 2/5 और ओल्ड है 2/10। एलसीएम आ गया 10, 5 2 10, 2 3 6, 6 - 5। तो इसका आ गया गेनिंग 1/10 और इसका एलसीएम वापस आ गया 10, 5 2 10, 2 4 -2, ये आ गया 2/10। अल्टीमेट दोनों का गेनिंग है 1:2। कुछ क्वेश्चन सेम जो मैंने रिटायरमेंट में क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, वही क्वेश्चन यहां पर हमने कवर किए। एज आंसर भी सेम आएगा, बस यहां पर कंडीशन जो मोड है रिकॉन्स्टिट्यूशन की वो हो गई है चेंज। जो मोड है रिकॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज हो गया है। चलिए, रेशियो के बाद अगला मैं आता हूं गुडविल में। तो गुडविल का एडजस्टमेंट, गुडविल दो तरह की है, परचेज्ड और सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का अकाउंटिंग एडजस्टमेंट दो तरह से होगा। अगर बुक्स में गिवन है तो राइट ऑफ करूंगा ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मेथड फिक्स्ड है तो यूज करेंगे करंट अकाउंट के थ्रू, अगर मेथड फ्लक्चुएटिंग है तो यूज करेंगे कैपिटल अकाउंट। अल्टीमेट गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। राइट ऑफ कर क्यों रहे हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 की वजह से, प्लस प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से। फ्यूचर का एंटीसिपेटेड लॉस, हम फ्यूचर का एंटीसिपेटेड लॉस रिकॉर्ड करके चलना है, प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करना। लेकिन फर्म ने ऑलरेडी फ्यूचर का एंटीसिपेटेड प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया, तो इसे क्या करेंगे? इसे राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। ये वाला एडजस्टमेंट मोड रिकॉन्स्टिट्यूशन का कोई सा भी हो, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या चेंज इन पीएसआर हो, सब में एक ही एंट्री हुई है। एग्जाम्पल मेरा सेम है, केशव, निर्मल एंड पंकज आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो 4:3:2। निर्मल रिटायर्स फ्रॉम द फर्म और निर्मल डाइज and a goodwill appears in the books at 72,000. Keshav and Pankaj decided to share profit and losses in the ratio of 5:3। तो जी ये गुडविल है जो 72,000 की बुक्स में अपीयर है, इसे हम राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। एंट्री होगी निर्मल कैपिटल अकाउंट डीआर, केशव कैपिटल अकाउंट डीआर, पंकज कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल। केशव में आएगा 72,000 में मल्टीप्लाई करेंगे 4/9 का, तब 32,000। निर्मल में आएगा 24,000, पंकज में आएगा 16,000। तो जो गुडविल बुक्स के अंदर गिवन है उसे हमेशा ही राइट ऑफ करना है, मोड कोई सा भी हो। अगला, जब गुडविल बुक्स के बाहर गिवन है, ये हमने वैल्यू की है, वैल्यू करने के मेथड तीन सेम वही रहेंगे, एवरेज मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, इसके बाद हमें नेट एंट्री पास करनी होगी गुडविल की, जो होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और इनकेस कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो सेम एडजस्टमेंट था रिटायरमेंट में, वही एंट्री यहां पास हमें करनी। जो पार्टनर गेनिंग है, गेनिंग इन द सेंस जिस पार्टनर की डेथ हो गई उसके बाद उसका शेयर जिस पार्टनर ने लिया, उसके जानने की वजह से जिस पार्टनर को फायदा हुआ वो पार्टनर कंट्रीब्यूट करेगा, और जिस पार्टनर को लॉस हुआ उसे कंपनसेट करना पड़ेगा गेनिंग पार्टनर के थ्रू। तो इसके बारे में मैंने डिटेल डिस्कशन पहले ही कर लिया है। क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर पार्टनर निर्मल डाइड एंड गुडविल इज वैल्यूड एट 72,000। गुडविल की वैल्यू है 72,000। नए रेशियो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मान के चलेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स केशव और पंकज का जो ओल्ड रेशियो है 4:2 मतलब 2:1 वही रहेगा इनका गेनिंग रेशियो। पार्टनर निर्मल के गुडविल का अमाउंट 72,000 मल्टीप्लाई विथ 3/9 जो आएगा 24,000।
मतलब निर्मल को 24,000 रुपए की गुडविल मिलेगी, कंट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर केशव और पंकज, 2:1 में एंट्री होगी। केशव कैपिटल अकाउंट डीआर, पंकज कैपिटल अकाउंट डीआर टू निर्मल कैपिटल अकाउंट। 24,000 को डिवाइड करेंगे 2:1 में, तो मेरा आएगा 16,000, 8,000 एंड 24,000। चलिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगले में सेम वही क्वेश्चन, इस बार हमें न्यू रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है। तो मुझे इस बार गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा फॉर्मूले के थ्रू, या फिर दूसरा तरीका मेरा ऑल्टरनेटिव नंबर सेकंड, इस गुडविल को मैं डिवाइड कर लूं ओल्ड रेशियो में पहले, और फिर डिवाइड कर लूं नए रेशियो में। 72,000 को डिवाइड करेंगे 4:3:2 में, तो ये आ जाएगा 32,000। अगर आज फर्म को बंद किया जाता तो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होता, लेकिन फर्म को बंद करेंगे फ्यूचर में, उस वक्त गुडविल 5:3 में डिवाइड करेंगे सभी पार्टनर्स के बीच में। तो 5+3 8, 8 का डिवाइड करेंगे 72,000 में, आएगा 9,000, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये आ गया 45,000, और ये मेरा आ गया 27,000। मतलब पहले पार्टनर को गेन है 13,000 का, तो ये होगा मेरा डेबिट। तीसरे पार्टनर को गेन है 11,000 का, ये होगा डेबिट, और ये होगा क्रेडिट। एंट्री होगी केशव कैपिटल अकाउंट डीआर, पंकज कैपिटल अकाउंट डीआर टू निर्मल कैपिटल अकाउंट, या फिर आप लोग गेनिंग रेशियो निकालकर भी क्वेश्चन को कर सकते थे। ये बात थी गुडविल के बारे में। सेम अगला क्वेश्चन, जहां पर हमने एक पार्टनर का आ रहा था सेक्रीफाइस, एक पार्टनर का आ रहा था गेनिंग, सेम मैंने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया रिटायरमेंट में। दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के, या तो मैं गेनिंग रेशियो निकाल लूं, गेनिंग और सेक्रीफाइस, या फिर ओल्ड और न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन कर लूं। जैसे यहाँ कहता है एबीसी तीन पार्टनर है फर्म में 6:5:4 के रेशियो में, इनकी हमें कैपिटल्स गिवन है। ऑन 1 अप्रैल 2008 ए रिटायर्ड, हम केस मान लें ये डेथ वाला है, ए डाइज एंड देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी डिसाइडेड एज 4:1। पार्टनर ए के जाने के बाद बी और सी ने ये डिसाइड किया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया रहेगा 4:1। गुडविल है मेरी बुक्स, मेरी गुडविल की वैल्यू निकल के आई है 1,80,000। तो 1,80,000 आज फर्म बंद होती तो तीनों में डिवाइड करते 6:5:4 में, या फिर आप लोग गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो निकालकर भी कर सकते हैं। गुडविल को डिवाइड किया जाए ओल्ड रेशियो में, तो 6+5+4 15, 15 का डिवाइड करेंगे 180 में आ जाएगा 12,000, ये आ जाएगा 72,000, ये आ गया मेरा 60,000, और ये आ गया मेरा 48,000। लेकिन आज फर्म में केवल रिकॉन्सिलिएशन हुआ है, तो गुडविल फ्यूचर में बांटी जाएगी नए रेशियो में। नया रेशियो 4:1, बी और सी के बीच में 4+1 5, 5 का डिवाइड करेंगे 180 में, तो आएगा 36,000, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आना चाहिए 1,44,000, और ये आना चाहिए 36,000। पार्टनर ए के जाने की वजह से जिसे मिलेगा 72,000 रुपए गुडविल का शेयर, बी को तो हो गया गेन 84,000 का, जबकि पार्टनर सी को हो गया नुकसान, ये है सेक्रीफाइसिंग। तो एंट्री बनेगी बीस कैपिटल अकाउंट डीआर टू एस कैपिटल टू सीज कैपिटल। एंट्री हुई है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। या फिर आप लोग इस क्वेश्चन को गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो निकाल के भी कर सकते थे। जैसे बी का न्यू है 4/5, सी का न्यू है 1/5, मैंने माइनस किया ओल्ड, ये आ गया 5/15, और ये आ गया 4/15। एलसीएम आ जाएगा 15, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12 माइनस 5, ये आ गया 7/15, और यहाँ पे एलसीएम आ गया 15, 5 3 जा 15, 3 माइनस 4, मतलब ये वैल्यू आ रही है नेगेटिव, तो ये मेरा है सेक्रीफाइस। इस शेयर को हम यूज करेंगे फर्म की टोटल गुडविल के साथ। तो 1,80,000 जो फर्म की गुडविल आई है, इसका 7/12 आना चाहिए 84,000, और ये हो रहा है गेनिंग, तो इसे करेंगे डेबिट, और इसका सेक्रीफाइस है जो आएगा 1/15 12,000, ये से हम करेंगे क्रेडिट। अल्टीमेट दोनों तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को करा दिया है। अगली बात करूं हिडन गुडविल की, तो हिडन गुडविल याद रखेंगे डिसीज्ड पार्टनर वाले केस में बुक में आपको कोई भी क्वेश्चन हिडन गुडविल से रिलेटेड नहीं मिलेगा। वहां साफ साफ मेंशन होगा डिसीज्ड पार्टनर के हिस्से की गुडविल का अमाउंट इतना है, इसे एंट्री के थ्रू आप पास करेंगे। तो वहां एंट्री सिंपल होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अदरवाइज रिटायरमेंट में अगर एग्जाम में मोस्ट ऑफ द केसेस में या फिर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है अगर हिडन गुडविल की आती है, तो जो हमने डिस्कस किया है रिटायरमेंट में सेम वही रहेगा डिसीज्ड पार्टनर वाले केस में, कि सबसे पहला स्टेप हमें
डिसीज्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है सारे एडजस्टमेंट करने के बाद। स्टेप नंबर 2, पार्टनर कितना एक्सेस पेमेंट करने के लिए रेडी है, तो जो एक्सेस पेमेंट है वो कहलाएगी हिडन गुडविल, और फिर मैं उसकी एंट्री पास कर दूंगा। और इनकेस मुझे अगर फर्म की टोटल गुडविल निकालनी है तो डिसीज्ड पार्टनर के हिस्से की गुडविल में मल्टीप्लाई कर दूंगा उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का रेसिप्रोकल। तो जो मैंने डिस्कस किया रिटायरमेंट के वक्त, सेम वही डिस्कशन अगर अप्लाई करता है एग्जाम में तो सेम वही रहेगा डेथ वाले केस में। यहाँ एग्जाम्पल सिंपल सा था, जो हमने वहां डिस्कस किया वही एग्जाम्पल यहाँ पर है। तो 60,000 पार्टनर का एडजस्टमेंट कैपिटल आया, जो पार्टनर आ रहा है उसकी रिफॉर्म को छोड़ के चला गया, लेकिन पार्टनर रेडी है इसे 75,000 पेड करने के लिए। इसका मतलब उसके हिस्से की गुडविल है 15,000, दिया नहीं है। पार्टनर पी और क्यू का नया रेशियो कितना रहेगा, तो मान के चलते हैं इनका ओल्ड जो रेशियो है वही न्यू है, वही गेनिंग है। तो आर कैपिटल को हम करेंगे क्रेडिट, पी और क्यू को करेंगे डेबिट। 15,000 रुपए की गुडविल है आर के हिस्से की, तो वो दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे 9,000 एंड 6,000 के फॉर्म में। ये मैं जल्दी जल्दी इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी डिटेल में मैंने डिस्कशन किया है रिटायरमेंट के वक्त। मैंने वैल्यूएशन आप लोग देखेंगे तो एडमिशन वाले में, रिटायरमेंट वाले में, डेथ वाले केस में जब भी वैल्यूएशन का पार्ट आएगा तो मैं उसे भी जल्दी कर दूंगा, क्योंकि उस वैल्यूएशन वाले पार्ट को मैंने डिटेल में 1 सवा घंटे की क्लास में डिस्कस किया है चेंज इन पीएसआर वाले टॉपिक में। तो जो हम टॉपिक पहले ही कर चुके हैं वापस यहां पर अपना टाइम अप्लाई नहीं करेंगे, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म चूज करेंगे और जो नया एडजस्टमेंट है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए अगला है एसेट्स और लाइबिलिटीज के रीवैल्यूएशन से रिलेटेड। तो जब भी फर्म का रिकॉन्सिलिएशन होगा एसेट्स और लाइबिलिटीज के फिगर चेंज होंगे, रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, लाइबिलिटी गिरती है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डीआर, लाइबिलिटी अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन। अगर एसेट्स गिरती है लाइबिलिटी बढ़ती है तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एसेट्स टू लाइबिलिटीज। कोई एक्सपेंस पेड करना है रिवैल्यूएशन का तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अल्टीमेट रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट कब आएगा, जब रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, तो उस केस में प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट बांटने की एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिवाइड करेंगे सभी पार्टनर्स मतलब ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। अगर लॉस हुआ है, लॉस कब आएगा, जब डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन केस पार्टनर अगर रिवैल्यूएशन से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो उस केस में मेरी नेट एडजस्टमेंट एंट्री होगी। सबसे पहले वहां मुझे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में डिटेल में मैंने डिस्कशन किया है एडमिशन वाले टॉपिक में या चेंज इन पीएसआर वाले टॉपिक में। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बना के असरटेन करेंगे कितने अमाउंट का प्रॉफिट अगर आज रिकॉर्ड करते तो होता, और हमें वो प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करना तो वहां मेरी नेट एंट्री बनेगी प्रॉफिट वाले केसेस में गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस वाला केस है तो एंट्री हो जाएगी अपोजिट, अपोजिट इन द सेंस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये मैंने ओवरऑल बात कर ली है। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तब प्रॉफिट या लॉस को बांटने की, जब रिवैल्यूएशन नहीं बनाना तो हमें हमेशा करनी होगी नेट एंट्री। अगला एडजस्टमेंट है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का। ऐसे प्रॉफिट्स जो फर्म ने नहीं बांटे हैं, ऐसे लॉसेस जो राइट ऑफ नहीं किए हैं, जब भी फर्म का होगा रिकॉन्सिलिएशन प्रॉफिट्स बांटने होंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, लॉसेस राइट ऑफ करने होंगे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। प्रॉफिट्स के अंदर हम लोग कवर करते हैं पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, कवर करेंगे रिजर्व, और कवर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जहां हमें मेंशन नहीं है बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट। लॉसेस में हम कवर करेंगे पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, फिक्टिशियस एसेट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। प्रॉफिट को बांटने की एंट्री होगी प्रॉफिट्स अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। लॉसेस को राइट ऑफ करने की एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू लॉसेस। इनकेस फर्म चाहती है, पार्टनर चाहते हैं कि हमें ये फिगर एज इट इज नई बैलेंस शीट में दिखाने हैं, लॉसेस राइट ऑफ नहीं करने, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने, उस केस में मुझे नेट एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी। वहां एंट्री मेरी होगी गेनिंग पार्टनर्स, अगर प्रॉफिट वाला केस है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉसेस वाले केस है तो डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बारे में डिटेल्ड में मैंने पहले ही डिस्कशन कर लिया है, इसीलिए इस लेक्चर का मेरा जो मेन मोटिव है वो है एक फुल फ्लैश एजुकेशन, दूसरा है एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बनाना, क्योंकि हमने रिटायरमेंट में लोन अकाउंट देखा है, वहां मुझे और थोड़ी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है और थोड़ा समझना है, तो इस लेक्चर में भी मैं एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट को वापस समझाने वाला हूं। चलिए रिजर्व, रिजर्व बुक्स में गिवन है पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक कह रहा है डिवाइड करें या क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिवाइड करेंगे सभी पार्टनर्स के बीच में
इन केस रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो मेरी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री सेम होगी अगर फर्म प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना चाहती रिवैल्यूएशन वाले को, अगर फर्म एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहती है तो हमेशा ही यही एंट्री पास करनी होगी। अगर लॉसेस वाले केस है तो एंट्री हो जाएगी ये रिवर्स। चलिए, स्पेसिफिक रिजर्व में दो तरह के हैं, डब्ल्यूसीआर और आईएफआर। इसके बारे में डिटेल में हमने कुछ एक एक घंटे की क्लास या कुछ 40 मिनट की क्लास में डिस्कशन किया होगा, लिंक ऊपर आई बटन में होगा। डब्ल्यूसीआर और आईएफआर का आप लोग एडजस्टमेंट एक बार जरूर देखें। उसका जो एडजस्टमेंट हमने चेंज इन पीएसआर में डिस्कस किया, सेम एडजस्टमेंट ही रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन वाले केस में अप्लाई होना है। तो ये वाला भी एडजस्टमेंट है सेम। अगली बात करें, जिस साल पार्टनर की डेथ हुई है उस साल का प्रॉफिट हमें निकालना है। तो प्रॉफिट वाला जो तरीका हमने सीखा रिटायरमेंट में, दो तरह से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एक मेथड है सेल्स मेथड, दूसरा है टाइम मेथड। टाइम मेथड कहता है पिछले साल के प्रॉफिट को एज इट इज इस साल का प्रॉफिट मान के चलें, या फिर पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट का हम एवरेज कर लेंगे, एवरेज में मल्टीप्लाई कर दूंगा टाइम का और मल्टीप्लाई कर दूंगा डिसीज्ड पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर सेल्स मेथड है, सेल्स मेथड कहता है कि पिछले साल की जो एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज है उस प्रॉफिट परसेंटेज को करंट ईयर के डेट ऑफ डेथ तक ही सेल्स पर इस्तेमाल करेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे डिसीज्ड पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया है पिछले लेक्चर में, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में। तो हर बार मैं आपको बताता हुआ जा रहा हूं कि किस पॉइंट को हमने डिटेल में किस लेक्चर में डिस्कस किया है, तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग से ही मेहनत करते हुए चलें। एक बार मैंने अगर डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस, गुडविल का वैल्यूएशन, स्पेसिफिक रिजर्व, जनरल रिजर्व, इन सभी का एडजस्टमेंट सीख लिया चेंज इन पीएसआर में, तो वहीं पर मेरी पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ मेरे लिए 80% काम हो चुका है। फिर तो स्पेसिफिक मुझे कैपिटल का एडजस्टमेंट सीखना है, हर एक टॉपिक में अलग अलग। मुझे हिडन गुडविल का एडजस्टमेंट सीखना है, मुझे डिसीज्ड पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, मुझे स्पेसिफिक लोन अकाउंट बनाना है। अगर मैंने वो स्टार्टिंग के 4 या 5 एडजस्टमेंट चेंज इन पीएसआर में ही निपटा लिए, आने वाले टॉपिक मेरे लिए बहुत ज्यादा सिंपल होंगे। चलिए, मैंने इसके बारे में डिटेल डिस्कशन पिछले लेक्चर में किया था। बात करें तो वैल्यूएशन का तरीका हो गया, इन दोनों मेथड से वैल्यू किस तरह से निकालनी। अगली बात आती है कि सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अगर जिस साल पार्टनर की डेथ हुई उस साल का प्रॉफिट है, डिसीज्ड पार्टनर के हिस्से में पीएसआर चेंज नहीं हुआ है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का एंट्री होगी पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट के थ्रू, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस है एंट्री होगी रिवर्स, डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। अगर पीएसआर चेंज नहीं हुआ है, अगर पीएसआर चेंज हो चुका है, प्रॉफिट वाले केसेस में एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और कोई पार्टनर सेक्रीफाइस भी कर रहा है तो उसका सेक्रीफाइसिंग होगा क्रेडिट। लॉस वाले केसेस में एंट्री हो जाएगी रिवर्स, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स डेबिट, डिसीज्ड पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर अकाउंट। बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन की बात करूं तो पीएनएल सस्पेंस अगर डेबिट किया है तो ये फिक्टिशियस एसेट है, एसेट साइड में शो करेंगे। अगर पीएनएल सस्पेंस क्रेडिट किया है तो ये मुझे लाइबिलिटी में शो करना होगा। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का चेंज नहीं हुआ तब, इनकेस चेंज हो चुका है वहां पर मैं सारे एडजस्टमेंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड करूंगा और फिर एडजस्टेड कैपिटल दिखा देंगे बैलेंस शीट के अंदर, और जो डिसीज पार्टनर है उसके एग्जीक्यूटर को हम लोग कर देंगे पेमेंट। ये वाला क्वेश्चन की बात करें तो बकुल, चंपक और दर्शन 3 पार्टनर है फॉर्म में, 5:4:1 के रेशियो में। प्रॉफिट है 31 मार्च 2017, मतलब पिछले साल का जो है 1 लाख। इस साल डेथ हुई है 30 जून 2017 को, मतलब अकाउंटिंग ईयर के 3 महीने के बाद। निकालना क्या है, आगे कहता है बकुल एंड दर्शन डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। बकुल और दर्शन का ओल्ड रेशियो था 5:1, अब इनका नया रेशियो है 1:1, मतलब रेशियो चेंज हो गया। रेशियो चेंज हो गया सर, तो मेरी एंट्री होनी है प्रॉफिट वाले केसेस में गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अगर प्रॉफिट है तो लॉस वाले केस में एंट्री होगी अपोजिट, डिसीज्ड पार्टनर डेबिट, सेक्रीफाइस गेनिंग पार्ट, डिसीज पार्टनर डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। यहां हमें पिछले साल का प्रॉफिट था, मान के चल रहे हैं प्रॉफिट निकालने का जो तरीका है वो पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पर ही निकालना है। मतलब मेथड मुझे फॉलो करना होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड, जहां फॉर्मूला है लास्ट ईयर प्रॉफिट। यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन एग्जाम में हर बार मेंशन होगा कि किस मेथड को यूज करना है, और इनकेस मेंशन नहीं है मेथड तो वहां पर पिछले साल के प्रॉफिट को एज अ बेस मान लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। अल्टीमेट अप्लाई करना पड़ेगा उस केस में मुझे टाइम मेथड। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है पूरे साल का, 3 महीने का प्रॉफिट मल्टीप्लाई भी उसका प्रॉफिट शेयरिंग
रेशियो। तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट 3 महीने का आएगा 25,000, और 25,000 इसका मतलब 4/10 के लिए प्रॉफिट आएगा 10,000, 10,000। अब एंट्री की बात करूं तो पार्टनर बकुल का मुझे निकालना है गेनिंग रेशियो। बकुल का न्यू है 1/2 और ओल्ड है 5। टोटल शेयर 10, तो इसका ओल्ड है 5/10। एलसीएम आ गया मेरा 10, तो 2 5 10। मतलब बकुल को कोई भी गेनिंग या सेक्रीफाइस नहीं है। पार्टनर दर्शन की बात करूं, टोटल गेन हुआ है दर्शन को। दर्शन का न्यू शेयर है 1/2, ओल्ड है 1/10। एलसीएम आ गया 10, 2 5 10, 5 माइनस, तो ये आ गया इसका गेनिंग। तो अल्टीमेट मेरी यहां एंट्री होनी है दर्शन कैपिटल अकाउंट डीआर टू चंपक कैपिटल अकाउंट, अमाउंट रहेगा 10,000। इनके सर यहां पर किसी एक पार्टनर का आ जाता सेक्रीफाइस और किसी एक पार्टनर का आ जाता गेनिंग, तो उस जगह आप लोग, मैं जो एडजस्टमेंट करता हूं गुडविल का ओल्ड और न्यू में डिवाइड करके उस तरह से ही करेंगे। 100% केसेस में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इन केस अगर एग्जाम में किसी एक पार्टनर का सेक्रीफाइस और एक पार्टनर का गेनिंग, तो आधे बच्चे भूल जाते हैं कि कैलकुलेशन किस तरह से होगी। इसीलिए अगर किसी एक पार्टनर का सेक्रीफाइस है, किसी एक पार्टनर का गेनिंग है, तो मैं गुडविल का जो एडजस्टमेंट करता हूं न्यू और ओल्ड रेशियो में डिवाइड करके आप वैसा ही एडजस्टमेंट करें प्रॉफिट का। और प्रॉफिट का कौन से प्रॉफिट का? जो फर्म का 3 महीने का प्रॉफिट आएगा। फर्म ने 3 महीने का प्रॉफिट 1 लाख पूरे साल का है, तो 3 महीने का है 25,000। अगर आज, नाम है पार्टनर का बकुल चंपक बीसीडी, अगर आज फर्म को बंद कर देते तो इस 25,000 रुपए के प्रॉफिट को इन तीनों में डिवाइड कर दे 5:4:1 में, तो 5 + 4 + 1 10, 10 का डिवाइड करेंगे 25,000 में आएगा 2500। तो इसे प्रॉफिट मिलता 2500, इसे मिलता 10,000, इसे मिलता 12,500। लेकिन आज प्रॉफिट, आज फर्म बंद नहीं हुई है, आज केवल पार्टनर फर्म को छोड़कर चला गया। तो अल्टीमेट अब जो 25,000 का प्रॉफिट होगा ये दोनों डिवाइड करेंगे आधा आधा। तो पहले पार्टनर को कोई भी फायदा या नुकसान नहीं है, फायदा है थर्ड पार्टनर को, तो इसे ही डेबिट किया जाएगा और ये फर्म को छोड़कर जा रहा है, इसे करेंगे हम लोग क्रेडिट। यहां ध्यान रखने वाली बात कौन सी है, अगर मैं इस टेबल को बनाता हूं न्यू और ओल्ड रेशियो में डिवाइड करके, तो मुझे हमेशा फर्म का टोटल गुडविल, फर्म का टोटल प्रॉफिट ही असरटेन करना है, ही कंसीडर करना है इस टेबल के अंदर। ये बात थी डिसीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट कैसे निकालें। अगली बात आती है डिसीज्ड पार्टनर का अमाउंट सेटल कैसे करेंगे। तो इस अमाउंट को सेटल करने के लिए मैंने पहले सारे एडजस्टमेंट कर लिए, गुडविल से रिलेटेड, प्रॉफिट्स लॉसेस से रिलेटेड, स्पेसिफिक जनरल रिजर्व से रिलेटेड, एसेट्स और लायबिलिटी के रीवैल्यूएशन से रिलेटेड। एडजस्टमेंट करने के बाद पार्टनर का रिमेनिंग बैलेंस आया। अब वो अमाउंट ट्रांसफर करेंगे पार्टनर के एग्जीक्यूटर में या पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव में, क्योंकि पार्टनर तो है ही नहीं है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एग्जीक्यूटर या नॉमिनी को पेमेंट करना पड़ेगा। तो पहले उस एग्जीक्यूटर के अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री होगी डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट या डिसीज्ड पार्टनर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव फर्म के पास एडिक्वेट कैश है तो उसे हम कैश में पेमेंट कर देंगे। एंट्री होगी डिसीज्ड पार्टनर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट डेबिट टू कैश। इनकेस कैश नहीं है तो फर्म उसका लोन अकाउंट में कन्वर्ट कर देगी। डिसीज्ड पार्टनर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट डेबिट टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव लोन अकाउंट। यहीं पर मुझे बुक्स क्लोज करनी है, तो ये लोन अकाउंट बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड दिखाई देगा। या फिर फर्म कुछ पार्टली पेमेंट कर रही है, कुछ लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लोन में ट्रांसफर कर रही है, तो कंबाइंड एंट्री होगी। इस वक्त मुझे बैलेंस शीट क्लोज करनी है, बुक्स क्लोज करनी है, तो ये जाएगा मेरा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में, कैश एडजस्ट हो जाएगा कैश में से। फिर इसके बाद फर्म की कंडीशंस डिपेंड करेगी कि फर्म पेमेंट किस तरह से करेगी। पार्टनर को क्वार्टरली पेमेंट करना है, मंथली पेमेंट करना है, इंस्टॉलमेंट के अलावा इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, या उस इंस्टॉलमेंट के अंदर ही इंटरेस्ट का अमाउंट शामिल है। तो उसके लिए डिटेल में हमने किस तरह से अकाउंट बनेगा उसका रिटायरमेंट में डिस्कशन किया है, चारों केसेस को कवर करके। यहां मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर केवल कवर करने वाला हूं एक या दो एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट से रिलेटेड। यहां हम केवल एक या दो केस ही कवर करेंगे। डिटेल में केस जानने हैं कि किस तरह से लोन अकाउंट बनता है, तो पहले मुझे इंटरेस्ट ड्यू करना होगा। वो डेट स्पेसिफिक कंसिडर करने के बाद ही इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। जिस दिन पार्टनर
जिस दिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव को डिसाइड किया है कब पेमेंट करेंगे, अगर वो साल का आखिरी दिन है तो उसी दिन इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, उसी दिन पेमेंट कर देंगे। लेकिन ये साल के आखिरी दिन के अलावा कोई दूसरा दिन है, तो सबसे पहले तो साल के आखिरी दिन इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, फिर जिस दिन पेमेंट करना है उस दिन तक ही इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, उस दिन पेमेंट करेंगे, फिर इसके बाद वापस साल के आखिरी में इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। तो पूरी जो प्रोसेस है वो हमने 4 केसेस में डिवाइड की, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में। आप रिटायरमेंट के वक्त किस तरह से अकाउंट बनेगा, डिसीज्ड पार्टनर वाले केस में बस वहां पर रिटायरिंग पार्टनर का नाम काट के वहां लिख दिया जाएगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव लोन अकाउंट, और पूरी प्रोसेस सेम वही रहेगी। उम्मीद है आप मेरी बातें समझ रहे हैं। यहां पर मैंने सबसे पहले तो सेटलमेंट करने की पहली एंट्री हुई, अगर फर्म के पास कैश है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैश, लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट DR2 कैश, या सबसे पहले हमने कैपिटल को ट्रांसफर किया लीगल रिप्रेजेंटेटिव में, तो डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, फिर हमने पेमेंट कर दिया। अगर कैश नहीं है तो पहले मैंने डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर किया उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव में, फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर किया लोन अकाउंट में। मतलब पहली एंट्री हुई डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू डिसीज्ड पार्टनर लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, फिर डिसीज्ड पार्टनर लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट डेबिट टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव लोन अकाउंट। अभी तक कोई भी ऐसी नई बात नहीं आई है इस टॉपिक के अंदर जो हमने डिस्कस पहले नहीं की हो, कोई भी बात अभी तक नहीं आई। बस एक टर्म नहीं आई है डिसीज पार्टनर वाली, और बाकी हर कोई एडजस्टमेंट स्पेसिफिक से स्पेसिफिक पर्टिकुलर एडजस्टमेंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हर एक टॉपिक के अंदर। अब बात करूं एक फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन की। क्वेश्चन में मेरे पास इंफॉर्मेशन कह रहा है पुनीत, पंकज और पम्मी 3 पार्टनर है फर्म में। इसके अलावा हमें बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2019 को, और इन तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मुझे दे रखा है जो है 2:2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और बैलेंस शीट में क्रेडिटर है, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल है, कैशियर बैंक है, गुडविल है। गुडविल मेरा बुक्स के अंदर गिवन है, मतलब ये मैं करूंगा राइट ऑफ। जब भी आप क्वेश्चन किया करें तो ऐसे लिख लिया करें ताकि मेरे माइंड में पहले ही अलर्ट रह जाऊंगा कि किस आइटम का क्या डिस्काउंट करना है। इसके बाद डेटर इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, और एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये है फिक्टिशियस एसेट, तो ये भी मैं करूंगा राइट ऑफ। ये मेरा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिक्टिशियस एसेट राइट ऑफ करूंगा। आगे कहता है पम्मी डाइड ऑन 30 सितंबर 2019, मतलब बैलेंस शीट के 6 महीने के बाद पम्मी की डेथ होगी। पार्टनरशिप डीड कहती है डिसीज्ड पार्टनर को विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। जिस साल डेथ हुई है उस साल जो प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट निकाला जाएगा उस साल का पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पर। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में अगर आइटम की बात भी करूं तो 2 आइटम और है, रिजर्व एंड P&L एप्रोप्रिएशन। रिजर्व का मतलब अभी तक जो फर्म ने प्रॉफिट भविष्य के अनएंटिसिपेटेड लॉसेस को मीट आउट करने के लिए बना रखा है, रोक रखा है। और P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का वह पार्ट जो फर्म ने नहीं बांटा। ये हो सकता है P&L एप्रोप्रिएशन लास्ट ईयर का हो, ये हो सकता है P&L एप्रोप्रिएशन पिछले साल में से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकाल के एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग कर रहे हैं कलेक्ट। इनकेस आगे इंफॉर्मेशन मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूं, यहां साफ साफ मेंशन था पहले पॉइंट में कि प्रॉफिट निकालने का तरीका रहेगा लास्ट ईयर के प्रॉफिट को सेम जो 12 महीने का प्रॉफिट है करंट ईयर का प्रॉफिट भी उतना ही होगा। इनकेस आगे मुझे पिछले साल के प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो मान के चलेंगे ये जो प्रॉफिट है ये पिछले साल का ही है, अदरवाइज जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट। आगे कहता है ही विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। पिछले 4 साल का करेंगे एवरेज, मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, फर्म की गुडविल आ जाएगी। फिर इसकी एंट्री पास करेंगे, एंट्री क्या होगी सर, गेनिंग पार्टनर को करेंगे डेबिट, डिसीज पार्टनर को करेंगे क्रेडिट। कोई एक पार्टनर का सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसे भी हम लोग करेंगे क्रेडिट, लेकिन 99% केसेस में पार्टनर गेनिंग वाले ही होंगे। पिछले 4 साल का प्रॉफिट का हमें एवरेज करना है, मल्टीप्लाई करना है 3 का। 4 ईयर के प्रॉफिट 15, 16, 80,000, 16, 17 है 50,000, 17, 18 है 40,000 और 18, 19 है 30,000। करंट ईयर है मेरा कौन सा, करंट ईयर है 19-20, और पिछले साल का हमें प्रॉफिट गिवन है 30,000। इसका मतलब ये प्रॉफिट पिछले साल का नहीं है, ये प्रॉफिट ओवर द ईयर्स फर्म थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर रही है, वो बैलेंस है। आगे कहता है जो ड्रॉइंग्स है डिसीज पार्टनर की वो है 10,000 की। फर्दर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12% पर एनम। फर्दर सर्वाइविंग पार्टनर एग्रीड दैट 15,400 शुड बी पेड टू एग्जीक्यूटर, 15,400 एग्जीक्यूटर को तुरंत पेड कर देंगे
एंड द रिमेनिंग बैलेंस इन 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट विद द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। रिमेनिंग जो बैलेंस रहेगा वो हम 4 बराबर किस्तों में पेड करेंगे और इंटरेस्ट का रेट वहां रहेगा मेरा 12%। यहां बात आती है कि सर पेमेंट अब स्टार्ट कब से करना है। कि जो पार्टनर का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या एग्जीक्यूटर है, इसे पेमेंट स्टार्ट कब करेंगे, तो याद रखेंगे जब भी मेंशन नहीं है और ईयरली पेमेंट है तो डेट ऑफ डेथ के जस्ट 12 महीने के बाद से पेमेंट हम लोग कर देंगे स्टार्ट। तो यहां पर 30 सितंबर है 2019 है कुछ, तो पहला पेमेंट करूंगा 30 सितंबर 2020, फिर 21, फिर 21, 22, फिर 23। डिमांड क्या है, पम्मीज कैपिटल अकाउंट एग्जीक्यूटर का अकाउंट टिल द फाइनल सेटलमेंट। तो अल्टीमेट मुझे एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट भी बनाना है। डिमांड केवल बहुत सिंपल है, जो डिसीज्ड पार्टनर है केवल उसका कैपिटल अकाउंट और केवल उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट जब तक उसका फाइनल सेटलमेंट नहीं होता, मतलब मुझे एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट भी बनाना होगा। चलिए बात आती है सर क्या यहाँ पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनेगा। मेरे पास एसेट्स गिवन है, डेटर, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग, इनका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। मेरे पास लाइबिलिटी गिवन है, क्रेडिटर, इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। अल्टीमेट मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी मेरा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, रिवैल्यूएशन की जगह पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन वो नहीं बनाना क्योंकि एसेट्स और लाइबिलिटीज के रिवैल्यूड फिगर हमें गिवन नहीं है। मुझे सिंपल बनाना है पम्मीज कैपिटल। मैं इस क्वेश्चन में बहुत सारी बातें करूंगा, नई बातें। पम्मीज कैपिटल सर क्या इस अकाउंट में हमें डेट का कॉलम मेंशन करना जरूरी है, तो डेट आप इस अकाउंट में मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये हम स्पेसिफिक कब बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं 30 सितंबर को, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 30 सितंबर 2019, क्योंकि ये हम किसी एक पर्टिकुलर डेट को बना रहे हैं। एक मुझे बनाना है पम्मी के एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, पम्मीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। सर क्या एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट की हम लोग यहाँ समरी नहीं बनाएंगे, समरी इन द सेंस जो पिछले लेक्चर में रिटायरमेंट वाले में मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जिसमें पहले ईयर जब जब पेमेंट कर रहा हूं वो लिखा, फिर मेरा ईयर जब क्लोज हो रहा है मैंने वो लिखा, वो बनाएंगे लेकिन वो अगले पेज पर, वो बनाएंगे कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद। चलिए अब मेरे काम काम की इंफॉर्मेशन जो पम्मी से रिलेटेड है वो पम्मी का हम लिखते हुए जाएंगे। लाइबिलिटी साइड में पम्मी का बैलेंस जो है 40,000, तो बाई बैलेंस डॉट डाउन। अगर मुझे फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन करना होता तो मैं फुल फ्लैश्ड बैलेंस शीट रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बनाता, जो रेस्पेक्टिव एडजस्टमेंट होता है वो पास ऑन करते और फर्दर वैल्यू प्लेस करते हुए जाते हैं। कैपिटल बैलेंस लिख दिया मैंने। फिर है रिजर्व, रिजर्व 50,000 है। जब भी फर्म का होगा रिकॉन्सिलिएशन रिजर्व डिवाइड करेंगे सभी पार्टनर्स के बीच में, तो 50,000 में पम्मी का शेयर है 1/5, एंट्री होती है रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो यहां पर केवल बाई रिजर्व और केवल पम्मी का हिस्सा जो है 10,000। रिजर्व के बाद अगला आइटम बैलेंस शीट में पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, इसमें से भी ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इसमें से पम्मी का हिस्सा 1/5, तो बाई पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। अगर मुझे कंप्लीट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की बोलता तो सभी पार्टनर्स में हम लोग प्लेस करते, और इनकेस यहां पर ये कह देता कि पम्मीज कैपिटल अकाउंट बनाओ और बना दो नई बैलेंस शीट, तो नई बैलेंस शीट सभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाए बिना नहीं बनती, तो उस केस में मुझे सभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बनाना होता। मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन लिख दिया है। कैश एंड बैंक का एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, कुछ गुडविल 30,000। कैश एंड बैंक का एडजस्टमेंट इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुझे नई बैलेंस शीट नहीं बनानी, अगर नई बैलेंस शीट बनानी होती तो मैं कैश एंड बैंक अकाउंट स्पेसिफिक बनाता। गुडविल राइट ऑफ करेंगे, एंट्री होगी पम्मीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल 30,000 की गुडविल, इसका शेयर है 1/5, तो ये आ जाएगा 6,000। इसके बाद अगला आइटम डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग। आखिरी आइटम है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, फिक्टिशियस एसेट है, राइट ऑफ करेंगे तीनों पार्टनर्स में लेकिन एक ही अकाउंट है, तो टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस पम्मी का शेयर जो है 20,000 का 1/5, 4,000। ठीक है सर यहां तक। चलिए अब एडजस्टमेंट में आ जाए। सबसे पहले डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पर निकालना है, मतलब टाइम मेथड यूज करना है। टाइम मेथड का फॉर्मूला है प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर या फिर एवरेज प्रॉफिट, यहां मुझे करना है
प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर जो है 30,000, मल्टीप्लाई बाई टाइम अपॉन 12 जो है 6 मंथ्स। पिछली बार बैलेंस शीट बनी 31 मार्च को और ये डेट है मेरी 30 सितंबर। तो 30,000 है प्रॉफिट पिछले साल का, 30,000 है प्रॉफिट पिछले साल का। टाइम पीरियड है 6/12, मल्टीप्लाई बाई डिसीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 30,000 प्रॉफिट 12 महीने का, 6 महीने का आएगा 15,000, उसका शेयर 1/5 तो रहेगा 3,000। चलिए प्रॉफिट आ गया, वैल्यूशन हम लोगों ने कर लिया। अब एंट्री के पास होगी क्या सर्वाइविंग पार्टनर का, क्या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का पीएसआर चेंज हुआ, नहीं हुआ तो एंट्री होगी पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पम्मीज कैपिटल, तो यहां आ जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट आ गया मेरा 3,000। अगला एडजस्टमेंट है गुडविल से रिलेटेड, गुडविल की वैल्यू निकालनी है पिछले 4 साल का एवरेज में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। 4 साल का एवरेज 80,000 प्लस 50 1,30,000 प्लस 40,000 170 प्लस 30 2 लाख, 2 लाख में डिवाइड करेंगे 4 का आएगा 50,000, मल्टीप्लाई करेंगे 3 का अमाउंट आएगा गुडविल का 1,50,000। पम्मी का शेयर 1/5, पम्मी का शेयर 1/5 जो रहेगा कुछ 30,000। मेरा प्रॉफिट आया था 2 लाख टोटल, डिवाइड किया 4 का, एवरेज आया 50,000। 50,000 में मल्टीप्लाई किया 3 का, फर्म की गुडविल आई 1.5 लाख। 1.5 लाख में पम्मी का हिस्सा 1/5 जो आया मेरा 30,000। एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पम्मी के अलावा जो दोनों पार्टनर हैं वो रहेंगे गेनिंग अपने ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ओल्ड ही न्यू है, ओल्ड ही गेनिंग। भाई पुनीत एंड पंकज, भाई पुनीत एंड पंकज। सर अगर मैं यहाँ स्पेस पे अलग लिखना चाहूँ, भाई पुनीत कैपिटल अकाउंट, भाई पंकज कैपिटल अकाउंट, तो दोनों में अलग अलग अमाउंट कितना रहेगा। इनका ओल्ड रेशियो 2:2 है, नया भी 2:2 रहेगा, गेनिंग भी 2:2 रहेगा, तो आएगा 15,000 एंड 15,000। गुडविल का एडजस्टमेंट हम लोगों ने कर लिया। अगला आता है ड्रॉइंग्स। पार्टनर की ड्रॉइंग्स है 10,000। सर ड्रॉइंग्स तो पहले से ही एडजस्ट होगी, पहले से एडजस्ट होगी कैसे, हमें बैलेंस शीट तो गिवन है 31 मार्च की, ये ड्रॉइंग्स 31 मार्च के बाद वाली है। ड्रॉइंग्स की एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश। अमाउंट रहेगा उसकी ड्रॉइंग्स का 10,000। बिल्कुल ये आ गया मेरा 10,000। अगला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो रेट है 12% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पम्मी की कैपिटल पर 40,000 रुपए की कैपिटल पर 12% 6 महीने का ब्याज लगाएंगे। तो 40,000 का 12% जो आएगा 4,800, 6 मंथ्स का आएगा मेरा 2,400। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,400। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद अगला कहता है पेमेंट करना है उसके एग्जीक्यूटर को। तो मेरे सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, मैंने सारे एडजस्टमेंट कर लिए हैं। तो अब पहले पम्मी का रिमेनिंग जिसका बैलेंस आ रहा है वो निकाल दिया जाए, वो हम इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में करेंगे ट्रांसफर। यह 40 50 60 90 95 400 95,400, ये आ गया 20। तो आएगा 2, एंट्री बनेगी पम्मीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पम्मीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। 75,400। अब मुझे एग्जीक्यूटर अकाउंट और ओपन करना पड़ेगा। सपोज मैंने एग्जीक्यूटर अकाउंट ओपन कर लिया है, तो वहां लिखेंगे बाई पम्मीज कैपिटल 75,400। मुझे पेमेंट करना है 15,400 का एग्जीक्यूटर का, तो मेरी एंट्री होगी पम्मीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो उस अकाउंट में मैं लिखूंगा टू कैश 15,400। रिमेनिंग का पेमेंट करेंगे 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में। तो रिमेनिंग कितना बचा, 75,400 में से मैंने अगर 15,400 का पेमेंट कर दिया तो मेरा रिमेनिंग अमाउंट रहेगा 60,000। वो 60,000 हम लोग ट्रांसफर करेंगे पम्मी के लोन अकाउंट में। तो आएगा पम्मीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो यहां पर 2019 30 सितंबर बाई पम्मीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। उम्मीद है आप लोग मेरी बातें समझ रहे हैं। मैंने एग्जीक्यूटर अकाउंट आप लोगों को बनाना है, मैंने एक थॉरली बना दिया है, मैंने मेरे माइंड में एग्जीक्यूटर अकाउंट बन गया। बाई पम्मीज कैपिटल 75,400, टू कैश 15,400 और टू पम्मीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 60,000। मतलब एंट्री बनी पम्मीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट
तो एग्जीक्यूटिव लोन में अकाउंट में आ गया बाई पम्मीज एग्जीक्यूटिव। अब मैं अपनी इस टेबल को बनाऊंगा, या जो मेरा रफ आउटले को बनाता हूं। डेट है 30 सितंबर 2029, सॉरी 2019। अमाउंट है 60,000, पेमेंट करना है ईयरली। तो यहां से पहला साल खत्म होगा 30 सितंबर, 30 सितंबर 2020। दूसरा 30 सितंबर 21, सितंबर 22 और सितंबर 23। ये 4 डेट को पेमेंट होना है। अब मेरा ईयर एंड होता है 31 मार्च को। तो 30 सितंबर 19 के बाद पहला साल बंद होगा 31 मार्च 20। फिर बंद होगा 31 मार्च 21। फिर बंद होगा 31 मार्च 22। और फिर बंद होगा 31 मार्च 23। मैं बहुत आराम आराम से क्वेश्चन को करूंगा। ये मेरे हैं ईयर एंड, ये मेरी डेट है ईयर एंड वाली। या मेंशन भी कर दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये है मेरी ईयर एंड। बाकी ये है मेरा पेमेंट डेट। ये है मेरा पेमेंट डेट। ट्रांसफर किया 60,000। ये 4 इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है, इसका मतलब यहां पर मुझे 15,000 रुपए प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट की बात करूं तो सबसे पहले 31 मार्च को ईयर एंड हो गया। ईयर एंड को मुझे अप्लाई करना पड़ेगा एक्रूअल कॉन्सेप्ट, चाहे खर्चा पेड किया हो या नहीं किया हो, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इस 60,000 पे 6 मंथ हो चुके हैं, तो 6 महीने की इंटरेस्ट पहले से ही रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। रेट है 12%। तो 60,000 का 12% आएगा 7200। रेट है 12%। रेट भी आप लोग चेक कर लें एक बार। 12%, 12%। 60,000 का 12%, 7200, 7,200। 6 मंथ्स की मेरी इंटरेस्ट आएगी 3,600। यहां मैंने अकाउंट क्लोज किया। अकाउंट अगले दिन 1 अप्रैल 2020 को वापस ओपन किया। फिर 6 महीने की इंटरेस्ट वापस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कितनी आएगी? ध्यान रखना, प्रिंसिपल कंपोनेंट पे इंटरेस्ट लगानी है। सिंपल इंटरेस्ट मेथड फॉलो करना है, जो कहता है इंटरेस्ट केवल लगाई जाएगी प्रिंसिपल कंपोनेंट पर। प्रिंसिपल कंपोनेंट कितना था? 60,000। तो 60,000 का 6 महीने का इंटरेस्ट 3600 और लगेगा इस दिन। अब कितना पेमेंट करेंगे? 15,000 प्लस आज तक का पूरा इंटरेस्ट। आज तक का इंटरेस्ट कितना है? 7200। तो यहां मैंने पेमेंट कर दिया 22,200। आगे और चले। फिर अब 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा कितने अमाउंट पे? रिमेनिंग प्रिंसिपल पे। रिमेनिंग प्रिंसिपल कितना रह गया? 45,000। 45,000 कैसे आया? 60,000 के प्रिंसिपल में से 15,000 प्रिंसिपल पेड हो चुका। तो 45,000 प्रिंसिपल का 12% आएगा 5,400। 6 महीने का आएगा मेरा 2,700, 2,700। ईयर क्लोज हुआ, एक्रूअल कॉन्सेप्ट की वजह से इंटरेस्ट लगा। अगले 6 महीने वापस इंटरेस्ट लगेगी। टोटल इंटरेस्ट हो गई 5,400। अब पेमेंट करेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 30 सितंबर 2021 को दूसरा पेमेंट हो गया। साल वापस क्लोज। अब इंटरेस्ट वापस लगाएंगे। कितना इंटरेस्ट लगेगा? अब रिमेनिंग प्रिंसिपल पे। रिमेनिंग प्रिंसिपल रह गया 30,000। 30,000 का 12% 3,600। 6 महीने का 1,800। अगेन 6 मंथ की इंटरेस्ट लगे 1,800। अब पेमेंट करेंगे 15,000 प्लस 3,600। अब मेरा प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट रह गया 15,000। इसका 12% 1,800। 6 महीने की इंटरेस्ट 900। ईयर एंड हो गया। फिर अगले 6 महीने की इंटरेस्ट वापस 900। पेमेंट करूंगा 15,000 प्लस 1,800। बहुत सिंपल प्रोसेस। सबसे पहली बात होती है कैलकुलेशन। चलिए अब मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करता हुआ जाऊं। ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2020 को। तो 31 मार्च 2020 को मेरा ईयर एंड हुआ। इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो यहां आया बाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ड्यू की हमने 3,600। और कोई भी एडजस्टमेंट इस साल नहीं है। तो 31 मार्च 2020 को ये अकाउंट हम करेंगे क्लोज टू बैलेंस कैरेट डाउन। अमाउंट आ गया 63,600। 1 अप्रैल 2020 को वापस मैंने अकाउंट ओपन किया।
बैलेंस कितना है? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस है 63,600। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, पेमेंट करना है 30 सितंबर को, 30 सितंबर 2020 को। तो बाई इंटरेस्ट, 6 मंथ की इंटरेस्ट कितनी आई? 3600। अब पहला पेमेंट 30 सितंबर 2020 को ही होगा। कितना पेमेंट हो रहा है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। एंट्री होगी एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो आ गया टू बैंक। पेमेंट 15,000 प्लस आज तक का इंटरेस्ट 7200, तो ये हो गया 22,200। साल के आखिरी में 31 मार्च 2021 को साल बंद, अकाउंट बंद करना है, तो पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। इस बार इंटरेस्ट ड्यू हुई 2700। अब अकाउंट कर देंगे क्लोज। कितना बैलेंस रह गया 31 मार्च 2021 को? बैलेंस रह गया सर 45,000 रुपए, तो प्रिंसिपल कंपोनेंट और ये 6 महीने की ब्याज 2700। तो मेरा अमाउंट रह गया 47,700। या फिर अब टोटल लगा के रिमेनिंग बैलेंस भी निकाल सकते हैं। अकाउंट वापस मैंने रीओपन किया 1 अप्रैल 2021 को, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्रोसीजर बहुत सिंपल है। 47,700, 30 सितंबर को जो पेमेंट वाली डेट है वहां तक ही पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे बाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रिमेनिंग 6 मंथ्स की जो आएगी 2,700। अब मैं करूंगा पेमेंट 30 सितंबर 2021 टू बैंक। कितना पेमेंट करेंगे? 15,000 प्रिंसिपल कंपोनेंट, 5,400 की इंटरेस्ट पेमेंट में करूंगा 20,400। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। इसके बाद वापस 31 मार्च 2022 को हम लोग इंटरेस्ट लगाएंगे बाई इंटरेस्ट। कितनी इंटरेस्ट? 30,000 पर 12%, 6 महीने की। अब रिमेनिंग पेमेंट कितना रहेगा? 30,000 रह गया प्रिंसिपल कंपोनेंट, 1,800 रुपए की रहेगी इंटरेस्ट। तो ये मेरा आ गया 31 मार्च 2022 टू बैलेंस कैरी डाउन 31,800। वापस अकाउंट ओपन किया 1 अप्रैल 22 को बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट आया 31,800। 30 सितंबर को इंटरेस्ट लगाई 6 महीने के लिए बाई इंटरेस्ट, 30,000 का 12%, 6 महीने का जो आएगा 1,800। पेमेंट करूंगा 30 सितंबर 2022 को टू बैंक। कितना पेमेंट करेंगे? 15,000 प्लस इंटरेस्ट के 3600, 1,800 ये वाले, 1,800 ये वाले। तो पेमेंट में करूंगा इस बार 18,600। साल के आखिरी में 31 मार्च 2023 को वापस इंटरेस्ट ड्यू करेंगे 6 मंथ्स की, तो बाई इंटरेस्ट कितना? 15,000 प्रिंसिपल कंपोनेंट रिमेनिंग है, 12% होगा 1,800, 6 महीने की इंटरेस्ट 900। कितना पेमेंट रह गया 31 मार्च 2023 को टू बैलेंस कैरी डाउन? 15,900। वापस ओपन करेंगे 1 अप्रैल 2023 को बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,900। 30 सितंबर को इंटरेस्ट लगाऊंगा बाई इंटरेस्ट 900 और टू बैंक फाइनल पेमेंट कर देंगे 30 सितंबर 2023 को 15,000 प्लस 1,800, 16,800। ये बात थी इस कंप्लीट क्वेश्चन की। बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं हमेशा आपको बोलता हुआ आया हूं। एडजस्टमेंट एक बार सही से पढ़ लेंगे, बहुत जल्दी अकाउंटेंसी आपकी समझ में आ जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं। अगला कहता है 3 पार्टनर है ए बी और सी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। फर्दर क्वेश्चन आगे कहता है बैलेंस शीट मुझे गिवन है। बैलेंस शीट में कैपिटल्स है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, स्पेसिफिक रिजर्व, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर है। एसेट साइड में गुडविल मतलब सेल्फ जनरेटेड राइट ऑफ करेंगे, लीज होल्ड प्रीमिसेस है, पेटेंट है, मशीनरी स्टॉक है, डेटर है और कैश एट बैंक। आगे कहता है पार्टनर सी की डेथ हुई है 1 अगस्त 2017 को, मतलब बैलेंस शीट बननी है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने के बाद। पहला एडजस्टमेंट गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2.5 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 का, आ जाएगी गुडविल की वैल्यू। पिछले 4 साल के प्रॉफिट में दे रखे हैं 65, 60, 80 और 75। चारों को कर लेंगे ऐड, डिवाइड कर लेंगे 4 का, मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 का, आ जाएगी गुडविल की वैल्यू। फिर एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिसीज पार्टनर। चलिए अगला कहता है मशीनरी की वैल्यू अब हो गई है 140, पेटेंट्स की वैल्यू हो गई है 40 और लीज होल्ड प्रीमिसेस की वैल्यू हो गई है 1,25,000। मतलब इस बार मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनना तय है। फर्दर आगे कहता है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट
in the profit of 2017-18, profit in 17-18 should be taken to have accrued on the same scale as in 16-17। मतलब पिछले साल 16-17 का जो प्रॉफिट था 17-18 में सेम वही प्रॉफिट है, तो उसी प्रॉफिट के बेसिस पर सी का प्रॉफिट निकालेंगे। अप्लाई करूंगा टाइम मेथड। फर्दर आगे कहता है अ सम ऑफ 21,000 इज टू बी पेड इमीडिएटली, 21,000 तुरंत पेड करने हैं सी के एग्जीक्यूटर को, और रिमेनिंग पेमेंट हम करेंगे 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, 4 बराबर किस्तों में, और हर एक किस्त जाएगी 6-6 महीने के बाद। आगे कहता है इंटरेस्ट के 10% है, हमें सी का कैपिटल अकाउंट बनाना है और सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। यहां इसने लोन अकाउंट नहीं मांगा, क्योंकि लोन अकाउंट में कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी। कॉम्प्लेक्सिटी क्यों ज्यादा होगी सर? 1 अगस्त को रिटायर हुआ, 6 महीने के बाद पेमेंट होना है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो फर्स्ट पेमेंट होगा 31 जैन को। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीने खत्म हो रहे हैं 31 जनवरी को, तो पहला पेमेंट होना है सर 31 जनवरी को। तो 31 जनवरी को 6 महीने की ब्याज लगा दूंगा। अगला पेमेंट कब होना है? 31 जनवरी के 6 महीने के बाद, जो शायद आएगा 31 जुलाई। बीच में क्या आ गया? ईयर एंड। तो 31 मार्च को पहले 2 महीने की इंटरेस्ट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, फिर इसके बाद 4 महीने की इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद करेंगे पेमेंट। फिर अगला पेमेंट उस साल की 31 जनवरी को, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर उसके बाद वापस 4 महीने, फिर 2 महीने, फिर पेमेंट। डिमांड है क्वेश्चन की सी का कैपिटल अकाउंट। अब सी के कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए इस बार मुझे रीवैल्यूएशन की भी रिक्वायरमेंट है। मुझे इस बार रीवैल्यूएशन भी बनाना है, क्योंकि एसेट्स और लाइबिलिटी के नए फिगर हमें दे रखे हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, बैलेंस शीट में पार्टनर सी का हमें अकाउंट बनाना है केवल, तो सी का बैलेंस है 75, तो सी का बैलेंस आ जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट है 75,000। सी के बैलेंस के बाद WCR, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, डिवाइड कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। सी का शेयर है 2/10, तो इसका हिस्सा हो जाएगा 2,000, तो बाई WCR, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं। डिवाइड करते तीनों पार्टनर्स में, लेकिन एक का ही कैपिटल अकाउंट बनाना है, इसे बाई WCR। इसके बाद है जनरल रिजर्व, ये भी डिवाइड करेंगे तीनों पार्टनर्स के बीच में, लेकिन एक का ही कैपिटल अकाउंट है। एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो यहां आ जाएगा बाई जनरल रिजर्व, जो आएगा 4,000। जनरल रिजर्व के बाद क्रेडिटर्स, क्या क्रेडिटर की एडजस्टमेंट है? नहीं। एसेट साइड में पहला आइटम है गुडविल, राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। पार्टनर सी का हिस्सा 2/10, तो आएगा 5,000। एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अगर कैलकुलेशन कहीं भी मिस्टेक हो तो आप लोग वो सही कर लेना अपने हिसाब से। 5,000 गुडविल आ गया। गुडविल के बाद लीज होल्ड प्रेमिसेस, इसका तो एडजस्टमेंट है। लीज होल्ड प्रेमिसेस की वैल्यू है 1,25,000, बुक्स में दे रखी है 1 लाख, मतलब वैल्यू बढ़ानी है 25,000 से। एंट्री होगी लीज होल्ड प्रेमिसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन बाई लीज होल्ड प्रेमिसेस 25,000। अगला आइटम है बुक्स में पेटेंट्स। पेटेंट्स का क्या एडजस्टमेंट है? पेटेंट्स की वैल्यू हो गई है 40,000, बुक्स में वैल्यू है 30,000। पेटेंट्स वैल्यू बढ़ानी है, पेटेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो बाई पेटेंट्स 10,000। पेटेंट्स के बाद अगला आइटम मशीनरी स्टॉक डेटर। मशीनरी की वैल्यू है 1,40,000। स्टॉक और डेटा का एडजस्टमेंट नहीं है। मशीनरी की वैल्यू कम करनी है, बुक्स में वैल्यू है 1.5 लाख, वैल्यू करनी है 140, तो टू मशीन वैल्यू होगी अब कम 10,000। फिर आइटम है स्टॉक डेटर, इसके बारे में तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। बैलेंस शीट होगी कंप्लीट। अब आते हैं एडजस्टमेंट में।
गुडविल की वैल्यू करनी है पिछले 4 साल का एवरेज करके। तो एवरेज 65 प्लस 60 125 प्लस 80 2,05,000 प्लस 75 280 डिवाइड बाई 470 मल्टीप्लाई बाई 2.5। तो गुडविल की वैल्यू मेरी आ गई 1,75,000। और एक बार कर लें कैलकुलेशन। 65 प्लस 60,000 प्लस 80,000 प्लस 175 डिवाइड बाई 470 आ गया एवरेज, मल्टीप्लाई किया 2.5। बिल्कुल वैल्यू आ रही है 1,75,000। पार्टनर सी का जो शेयर है वो है 2/10। ए और बी के नए रेशियो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहां मैं कंबाइंड लिख देता हूं बाई ए एंड बीज कैपिटल। या आप यहां पर बाई शेयर ऑफ गुडविल भी लिख सकते हैं, क्योंकि 12th में सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, उन्हें केवल प्रॉफिट या गुडविल के अमाउंट से मतलब है, उन्हें प्रॉपर एंट्री से कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। चलिए, मैंने गुडविल का एडजस्टमेंट कर लिया, ये वाला एडजस्टमेंट कर चुके हैं। सी के हिस्से का प्रॉफिट निकाला जाएगा पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पर। करंट ईयर है 17-18, पिछला साल है 16-17। हमें पिछले 4 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन मान के चलना है। रिसेंट जो ईयर है वो ये है, जो रिसेंट ईयर। तो पिछला साल का प्रॉफिट है 65,000। टाइम पीरियड अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ्स, मल्टीप्लाई भी उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है मेरा 2/10। 2/10। तो 65,000 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 120, ये आ रहा है 4,333। यहां पर ये वैल्यू आ रही है डेसिमल में, तो जरूर इन्होंने स्टार्टिंग किया होगा पीछे से। इन्होंने फर्स्ट ईयर माना होगा, जो रिसेंट वाला ईयर है वो ये माना होगा जहां तक है। वैल्यू जहां तक डेसिमल में नहीं आनी चाहिए। तो मैं मान के चल रहा हूं अगर 75,000 है पिछला साल, तो इसकी जगह आ जाएगा 75,000 इंटू 4/12 इंटू 2/10। ये मेरा प्रॉफिट आ रहा है 5,000। मैं यहाँ स्पेसिफिक नोट में लिखूंगा एग्जाम में कि ये दिया नहीं है पिछला साल कौन सा है, तो मान के चल रहा हूं पिछला साल का प्रॉफिट है 75,000। ये दिया नहीं है पिछले साल का प्रॉफिट इन चारों में से कौन सा है। और सिंपलिसिटी के लिए मैंने ले लिया है 5,000 रुपए पार्टनर का प्रॉफिट का हिस्सा। दिया नहीं है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का रेशियो चेंज हुआ या नहीं, मान के चलेंगे नहीं हुआ, तो ओल्ड ही गेनिंग है, ओल्ड ही न्यू है। एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट के थ्रू, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सीज कैपिटल। तो जाएगा ये कैपिटल अकाउंट, जाएगा मेरा कैपिटल अकाउंट बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट आ गया मेरा 5,000। चलिए, मैंने प्रॉफिट का एडजस्टमेंट कर लिया है। अब तो एग्जीक्यूटिव को पेमेंट करना है और फिर लोन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले रिवेल्यूशन बंद कर दिया जाए। 70 60, रिवेल्यूशन प्रॉफिट आ रहा है 60,000, ये टोटल आ गया 70,000 टू पार्टनर्स कैपिटल। प्रॉफिट आ गया 60,000, डिवाइड करेंगे तीनों के बीच में, ए बी सी, रेशियो 5:3:2, तो ये आएगा 30,000, ये आएगा 18,000 और ये आएगा 12,000। सी का शेयर है 12,000, तो सी के कैपिटल में बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट अमाउंट 12,000। अब सी का जो रिमेनिंग बैलेंस आएगा वो इसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करेंगे। सी इज एग्जीक्यूटर। 75,000 प्लस 6,000 प्लस 17,000 माइनस 5,000, ये आ रहा है एग्जीक्यूटर का बैलेंस 93,000। कैपिटल हो गया, डब्ल्यू सी जर्नल हो गया, पीएनएल सस्पेंस हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया। गुडविल कहाँ है? गुडविल पार्टनर सी के हिस्से गुडविल कहाँ है? अच्छा, गुडविल का एडिशन मैंने नहीं किया है। गुडविल मैंने निकाली तो थी। अच्छा, गुडविल मैंने गलती से यहाँ लिख दी है। प्रॉफिट, ये थोड़ा करेक्शन करेंगे। हमने गलती से जो गुडविल का हिस्सा है वो लिख दिया गलती से रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो गुडविल का मैं वापस एडजस्टमेंट करने वाला हूं। मेरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट वापस निकालूंगा मैं।
बाई ए एंड बी। गुडविल का अमाउंट मेरा फर्म की उड़ाई थी 1,75,000, उसमें सी का हिस्सा था 2/10, तो 175,000 का 2/10 मेरा आया था 35,000, तो ये वैल्यू आ गई मेरी 35,000। गुडविल की वैल्यू मेरी आ गई 35,000। अब मैं करूंगा रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन टोटल आ गया 35,000, माइनस करेंगे 10,000। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया 25,000 टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर एबीसी। डिवाइड करेंगे 5:3:10 में, तो ये आएगा 12,500, ये आएगा 7,500 और ये आएगा 5,000। सी के हिस्से का प्रॉफिट आया 5,000, तो यहाँ आएगा बाई रिवॉल्यूशन। अब सही आएगा 5 से। चलिए अब लगा दीजिए एग्जीक्यूटर को कितना पेमेंट हम लोग करेंगे। तो ये आ गया 75,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000 प्लस 40,000, टोटल आ रहा है 1,26,000। इसमें से माइनस करूंगा 5,000, तो ये आ रहा है 1,21,000। अब सही आया। मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी गलती से। सी का जो गुडविल का हिस्सा था वो हमने गलती से लिख दिया था रिवैल्यूएशन अकाउंट में, हमने वो गलती रेक्टिफाई की। कैपिटल अकाउंट का रिमेनिंग बैलेंस निकाला 1,21,000। अब यहाँ कह रहा है सी के जो एग्जीक्यूटर हैं उन्हें तुरंत पेमेंट कितना करना है 21,000 का। तो एग्जीक्यूटर में एंट्री बनेगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर, तो यहाँ लिखेंगे बाई सीज कैपिटल 1,21,000। पेमेंट करेंगे 21,000 का, तो सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और रिमेनिंग हम ट्रांसफर करेंगे एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, जो आएगा 1 लाख। क्वेश्चन में डिमांड केवल सी के एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने की थी, कहीं लोन अकाउंट नहीं बनाया, लेकिन हम लोन अकाउंट की समरी तैयार तो कर ही सकते हैं। लोन अकाउंट की समरी, रिटायर हुआ है, डेथ हुई है 1 अगस्त 2017 को, बिल्कुल। पहला पेमेंट 31 जनवरी 2018, दूसरा पेमेंट 31 जुलाई 2018, तीसरा पेमेंट 31 जनवरी 2019, और फोर्थ पेमेंट 31 जुलाई 2019। पेमेंट था 1 लाख, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो हर इंस्टॉलमेंट रहेगी 25,000 की। अब बात कर लूं ईयर एंड की, तो मेरा करंट ईयर है 17-18, जिसका आखिरी दिन होगा 31 मार्च 18, आएगा 31 जनवरी के बाद, तो यहाँ आएगा मेरा 31 मार्च 18, ये है मेरा ईयर एंड। फिर आएगा 31 मार्च 19, जो रहेगा 31 जनवरी के बाद, 31 मार्च 19। इंटरेस्ट 10% रेट है, तो 1 लाख का 10%, 10,000, 6 महीने की इंटरेस्ट आएगी 5,000। ई आई 6 महीने की इंटरेस्ट 5,000, तो पहला पेमेंट होगा 30,000 का। अब रिमेनिंग अमाउंट है 75,000, साल बंद होगा 4 महीने के बाद, सॉरी साल बंद होगा 2 महीने के बाद, तो 75,000 का 10%, 2 महीने की इंटरेस्ट जो आ रही है मेरी 12,500, और फिर अगले 4 महीने की इंटरेस्ट, तो 75,000 का 10%, वो भी 4 महीने की इंटरेस्ट, ये आ रही है 2,500, ये आ गई मेरी 4 महीने की इंटरेस्ट। अल्टीमेट 75,000 का 10%, 6 मंथ की इंटरेस्ट आएगी 3,750, ये आ गया 3,750। ये पेमेंट करेंगे टोटल 28,750 का। फिर अगला 6 महीने बाद पेमेंट करना है, कैलेंडर ईयर सॉरी अकाउंटिंग ईयर 2018-19 में 50,000 का 10%, 6 महीने के लिए, तो इंटरेस्ट वापस चार्ज हम लोग करेंगे 2,500 की। लास्ट पेमेंट मैंने किया था 31 जुलाई 18 को, उसी साल 2018-19 में 31 जनवरी को पेमेंट करेंगे 19 में, तो 6 महीने की इंटरेस्ट 50,000 पे, 10% के हिसाब से पूरे साल की होगी 5, आधे साल की होगी 2.5, तो यहाँ पेमेंट मैं करूंगा 27,500 का। अगले 2 महीने का अकाउंट होगा क्लोज, ईयर होगा क्लोज, तो अब रिमेनिंग प्रिंसिपल 25,000, इसका 10%, वो भी 2 महीने के लिए, तो इंटरेस्ट आ रही है 417, 25,000 10 में 2,500, आधा 1,250, 2 महीने का आएगा 417, और 4 महीने का तो 25,000 का 10%, वो भी 4 महीने का, इंटरेस्ट ये आ रही है 833,
तो पूरे 6 महीने की इंटरेस्ट हो गई 1250। पेमेंट मेरा होगा 26,250। अकाउंट की बात करूं, एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट किस तरह से बनेगा? तो एग्जीक्यूटिव के लोन अकाउंट में डेट पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड में 1 अगस्त 2017 को आएगा बाई एग्जीक्यूटर अकाउंट या सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट 1 लाख। इसी साल में पहले इंटरेस्ट करेंगे ड्यू 31 जनवरी तक, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट, तो बाई इंटरेस्ट 5,000। पेमेंट करेंगे 31 जनवरी को ही टू बैंक 30,000। साल के आखिरी में 31 मार्च को ईयर एंड करना है, तो इंटरेस्ट पहले करूंगा ड्यू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट, तो बाई इंटरेस्ट 1250। और अकाउंटिंग ईयर करेंगे क्लोज 75,000 प्रिंसिपल प्लस 1250 की इंटरेस्ट की ड्यू के साथ, 76,250 के साथ। अगले 4 महीने की इंटरेस्ट वापस करेंगे ड्यू, बाई बैलेंस बीडी 76,250 लेकर आए, बाई इंटरेस्ट 31 जुलाई 18 को 2500। फिर पेमेंट करेंगे टू बैंक 25,000 प्लस 3,750 मतलब 28,750 का। फिर उसी साल में 31 जनवरी को पहले इंटरेस्ट करेंगे ड्यू बाई इंटरेस्ट 2500 का, पेमेंट करेंगे 27,500 का। अकाउंटिंग ईयर वापस करेंगे क्लोज 31 मार्च 2019 को 417 रुपए के इंटरेस्ट ड्यू के साथ, तो बाई इंटरेस्ट 417 और टू बैलेंस कैश डाउन 25,470। फिर अगले 4 अकाउंट वापस ओपन करेंगे, 4 महीने का इंटरेस्ट वापस ड्यू करेंगे, एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटिव लोन, तो बाई इंटरेस्ट ऑन लोन 833 और फाइनल पेमेंट कर देंगे 31 जुलाई 2019 को टू बैंक 26,250। ये था एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट बनाना। सेम जो हमने रिटायरमेंट वाले केस में देखा वही यहां पर बनेगा। कोई भी नया एडजस्टमेंट हम लोगों ने नहीं सीखा है, कोई भी नया नहीं सीखा। एक क्वेश्चन की बात होकर जहां तक ये आखिरी क्वेश्चन होगा आज के मेरे इस लेक्चर का, ये क्वेश्चन होने वाला है आखिरी बिल्कुल। यहाँ कहता है हमें बैलेंस शीट गिवन है एम एंड ओ की, रेशियो है 5:3:2। बैलेंस शीट में क्रेडिटर है ईपीएफ है आईएफआर है डब्ल्यूसीआर है, दो स्पेसिफिक रिजर्व कैपिटल है। एसेट साइड में गुडविल है, राइट ऑफ अर्निंग होगी, पेटेंट मशीनरी इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेटर, लोन टू वो एक पार्टनर ओ को फर्म ने लोन दिया हुआ है। फिर है कैशर बैंक, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पीएनएल एंड ओज ड्रॉइंग्स। इस क्वेश्चन में दो एडजस्टमेंट नहीं आए कि जब फर्म ने डिसीज्ड पार्टनर से लोन लिया है या डिसीज पार्टनर को लोन दिया है और फर्म ने अभी तक डिसीज पार्टनर के ड्रॉइंग्स को एडजस्ट नहीं किया है उसकी कैपिटल अकाउंट से। ये वाला लोन जो है एसेट साइड में, इसका मतलब फर्म ने ओ को लोन दिया, इनकेस में ओ डिसीज है मुझे पता नहीं है, फिर वो अगर डिसीज होता है तो डिसीज पार्टनर को फर्म ने लोन दिया हुआ है, जब उसकी डेथ होगी तो उसके एग्जीक्यूटर पैसा लेने आएगा, तो फर्म कहेगी उसके एग्जीक्यूटर से कि ओ ने हमसे लोन लिया है तो उस लोन को तो एडजस्ट करो कैपिटल में से, तो ये हम कैपिटल एडजस्ट करेंगे। ये ओज ड्रॉइंग्स एसेट साइड में दे रखी है, इसका मतलब ओ की ड्रॉइंग्स को अभी तक उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट नहीं किया, वो भी हम लोग करेंगे। चलिए एडजस्टमेंट में चले। ओ की हो गई डेथ 1 अप्रैल 2018 को, बैलेंस शीट कब की है? बैलेंस शीट है 31 मार्च 2018 की, जस्ट अगले ही दिन। तो इसका मतलब एक एडजस्टमेंट मेरा कम हो गया प्रॉफिट का, कि मुझे अब शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं निकालना पड़ेगा। रेशियो इस बार नया दे रखा है 3:5, ओल्ड गिवन है पहले से ही, हमें ओल्ड रेशियो भी गिवन था जो था 5:3:2 और नया दे रखा है 3:5। चलिए गुडविल फर्म की निकालनी है 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर्स, पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 का, तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। अगर अब पिछले 4 साल की बात करूं तो करेंट ईयर है 2018-19, पिछला साल 17-18, उससे पहला 16-17, उससे पहला 15-16, उससे पहला 14-15। तो 14-15 मेरे पास है, 15-16 मेरे पास है, 16-17 मेरे पास है, लेकिन मेरे पास 17-18 वाला नहीं। अब 17-18 कहां से लेके आए? तो बैलेंस शीट में चेक करें क्या कहीं प्रॉफिट या कहीं लॉसेस के बारे में इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल है, ये रहा। तो इसका मतलब पिछले साल फर्म को हुआ है लॉस जो फर्म ने अभी तक राइट ऑफ नहीं किया। चलिए फिर कहता है पेटेंट्स की वैल्यू, पेटेंट्स आर अंडर वैल्यूड, पेटेंट्स की वैल्यू अंडर वैल्यूड बढ़ानी पड़ेगी, मशीनरी ओवर वैल्यूड कम करनी पड़ेगी। ऑल डेटर्स आर गुड, ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब जो ऑलरेडी हमने प्रोविजन बनाया होगा वो खत्म करना है। फर्दर कहता है अ डेटर हु ड्यूज ऑफ ₹400 वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट पेड 50% इन फुल सेटलमेंट। एक डेटर जिससे 400 रुपए लेने थे हमने पहले ही राइट ऑफ कर दिए हैं, तो कहीं भी बुक्स में दिखाई नहीं दे रहा है, अल्टीमेट उससे 200 रुपए आ गए, तो फायदा हो गया, पैसा लाइज हुआ कैश में। अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम है 2200 की, जो अकाउंट करनी है। एक्रूड इनकम हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं की है, जो हम लोगों को अब रिकॉर्ड करनी होगी। फर्दर क्रेडिटर्स 1000 रुपए के हैं, पेमेंट हमें नहीं करना, फायदा हो गया।
WCR का क्लेम है जो 1,000 रुपए का है, कंपेयर करना पड़ेगा इनका बुक्स में वैल्यू कितनी थी। और आखिरी कहता है इन्वेस्टमेंट जो 8200 रुपए के में बेच दिए गए, इन्वेस्टमेंट जितने भी फर्म की बुक्स में है 8200 में बेच दिए। फर्दर अ सम ऑफ 11,200 बी पेड टू एग्जीक्यूटर इमीडिएटली, एग्जीक्यूटर को तुरंत पेमेंट करना है 11,200 का। और रिमेनिंग अमाउंट हम 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में पेड करेंगे इंटरेस्ट के साथ। डेट वाला डेट है 1 अप्रैल, तो पहला पेमेंट होगा 30 सितंबर को, दूसरा होगा 31 मार्च को, तीसरा होगा 30 सितंबर को, फोर्थ होगा 31 मार्च को। तो जिस दिन हमें ईयर क्लोज करना है उस दिन ही पेमेंट करना है। दो पेमेंट तो उसी दिन होंगे, दो पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर होंगे, तो इस बार इंटरेस्ट का भी अलग से बर्डन नहीं आएगा कि मुझे स्प्लिट करनी है। बात करें डिमांड क्या है क्वेश्चन की, डिमांड है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और नई बैलेंस शीट। इस बार मुझे बनाना है रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो ये मेरा आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और ये मेरी आ गई नई बैलेंस शीट। पहले एडजस्टमेंट की बात कर लूं, कौन कौन से एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट मेरा पेटेंट मशीनरी डेटस क्रेडिटस WCR इन्वेस्टमेंट, पेटेंट मशीनरी डेटर इन्वेस्टमेंट और WCR। इसके अलावा और कोई? और कोई नहीं। चलिए, बैलेंस शीट में पहला आइटम है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का भी तो एडजस्टमेंट है, क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट है 1,000 रुपए के क्रेडिटर्स। अब पेमेंट नहीं करना, फायदा हो गया, एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो यहाँ आएगा बाई क्रेडिटर्स, अमाउंट आएगा 1,000। बुक्स में क्रेडिटर पहले से ही बैलेंस शीट के अंदर दे रखे थे 12,000, 1,000 कम हो गया, नया क्रेडिटर आया 11,000। तो नई वाली बैलेंस शीट में मेरा क्रेडिटर आएगा 11,000। क्रेडिटर्स के बाद अगला आइटम फिर है EPF, 100% लाइबिलिटी है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो नई वाली बैलेंस शीट में एज इट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 6,000, ये 100% एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। फिर है IFR के बारे में, इन्वेस्टमेंट मेरे पास 6,000 है, IFR मेरे पास 7,000 है। IFR मेरे पास 7,000, इन्वेस्टमेंट हमारे पास वैल्यू है 6,000, और पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने IFR बना रखा होगा 7,000। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि जब कभी भी पिछली बार इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई होगी, पार्टनर ने वो वैल्यू डायरेक्ट एडजस्ट कर दी होगी P&L से। या फिर एक बार बैलेंस शीट का टोटल चेक कर लें कि यहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक। अगर टोटल सही होगा फिर बताता हूँ कि एडजस्टमेंट किया होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। 336 बिल्कुल सही है, 10,000 प्लस 52,000 प्लस 62,400 प्लस 6,000 20,000 20,000 1,600 2,000 और 1,60,000 बिल्कुल सही है। हमने पहले जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई होगी उस समय उस लॉस को रिकॉर्ड करना था IFR के थ्रू, इन्होंने नहीं किया होगा, इन्होंने डायरेक्ट P&L से एडजस्ट कर दिया है। इसी वजह से IFR की वैल्यू आज ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम। इन्वेस्टमेंट है 6,000। अब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट किस वैल्यू बेचा गया है, इन्वेस्टमेंट बिका है मार्केट में 8,200 का। तो पहले इन्वेस्टमेंट की एंट्री कर लो, एंट्री होगी पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ने की, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो यहाँ आएगा बाई इन्वेस्टमेंट 2,200 से, इन्वेस्टमेंट फिर बेचने की एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री होगी मेरी कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, जिसके लिए मैंने अलग से कैश अकाउंट भी बना दिया है। तो टू इन्वेस्टमेंट्स, मैंने इन्वेस्टमेंट बेचा 8,200 में। IFR की बात कर लूं, IFR अब मुझे बांटना होगा पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होने के कंपेरिजन में बढ़ गई।
₹7,000 का आईएफआर बांटेंगे सभी पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में 5:3:2 में, तो एंट्री होगी आईएफआर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ये आएगा 3500, ये आएगा 2100 और ये आएगा 1400, 5:3:2 में। अगला है WCR 7000 का, इसका भी एडजस्टमेंट है। वर्कमैन का क्लेम 1000 है केवल। WCR कितना है? WCR है 7000, तो हमने 7000 का क्लेम बना रखा था, वास्तव में क्लेम आया 1000 का ही है, 6000 का फायदा हो गया। एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम। 6000 का फायदा हो गया, 6000 डिवाइड करेंगे पार्टनर्स में 5:3:2 में, ये आएगा 3000, ये आएगा 1800 और ये आएगा 1200। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम, नई लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी होगी ₹1000 से, तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम 1000। मैंने WCR का एडजस्टमेंट भी कर दिया है। कोई नया एडजस्टमेंट अभी तक नहीं आया है, बस इन्वेस्टमेंट को ये वैल्यू ज्यादा की होती है उसका मैंने आपको क्लेरिफिकेशन दे दिया है। अभी तक नया कोई एडजस्टमेंट नहीं आया। कैपिटल्स 1,35,000, 95, 74। ये आ गया बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस। चलिए मैंने कैपिटल भी लिख दी है। एसेट साइड में गुडविल पहला आइटम है, राइट ऑफ करनी पड़ेगी ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। अगर गुडविल बुक्स के अंदर गिवन है तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। 10,000 की गुडविल राइट ऑफ करेंगे तो ये आएगा 5,000, ये आएगा 3,000 और ये मेरा आएगा 2,000। मैंने चलिए गुडविल भी राइट ऑफ कर दी है। अगला आइटम है पेटेंट्स, वैल्यू है 52,000 बैलेंस शीट के अंदर, अंडर वैल्यूड है पहले से ही, वैल्यू बढ़ानी होगी। एंट्री होगी पेटेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो भाई पेटेंट्स पहले से ही पेटेंट्स की वैल्यू बुक्स में दे रखी थी 52, 14,000 से वैल्यू बढ़ गई, अब वैल्यू हो गई पेटेंट्स की 66,000, तो नई वाली बैलेंस शीट में पेटेंट्स 66,000। चलिए पेटेंट के लिए बढ़ा दिए मैंने। पेटेंट की वैल्यू के बाद अगला आइटम बुक्स में मशीनरी जो है 62,400, मशीनरी की वैल्यू ओवर वैल्यूड है 13,600, मतलब कम करनी पड़ेगी। एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 13,600, तो वैल्यू 13,600 से हम कर देंगे कम। मशीन की वैल्यू आएगी बुक्स में 48,800, मशीन 48,000। मशीन की वैल्यू के बाद इन्वेस्टमेंट का हम लोग एडजस्टमेंट कर चुके हैं। स्टॉक की वैल्यू 20,000, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, स्टॉक सीधा नई वाली बैलेंस शीट में 30,000। स्टॉक की वैल्यू के बाद है डेटस, डेटस बुक्स में है 24,000 और कह रहा था सारे डेटस गुड हैं, मतलब प्रोविजन खत्म करना है। एंट्री होगी प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो यहाँ आएगा बाई प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। प्रोविजन पहले से ही बुक्स में गिवन है कितना, 4,000 का, तो 4,000 का प्रोविजन मैंने कर दिया खत्म। मेरी नई वाली बैलेंस शीट में डेटा आएगा पूरा 24,000 का। अब एक एडजस्टमेंट और था डेटा से रिलेटेड कि ₹400 के जो एक बेड डेट से वो हमने राइट ऑफ कर दिए थे, पहले ही राइट ऑफ कर दिए, मतलब बुक्स में अभी तो कहां से होंगे। अब 50% उनसे रिलाइज हो गया है। एंट्री होगी पैसा रिसीव करने की कैश अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन में आएगा बाई कैश और कैश अकाउंट में ₹200 टू रिवैल्यूएशन। डेटा वाला हो चुका है। अगला है लोन टू ओ, पार्टनर को लोन दिया हुआ है फर्म ने, पार्टनर इस डिसीज्ड पार्टनर के उस लोन को इसकी कैपिटल में से कर देगी एडजस्ट। अगर ये लोन किसी दूसरे पार्टनर्स का होता तो नई वाली बैलेंस शीट में एज इट इज लोन दिखाई देता। एंट्री होगी ओज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओज लोन, लाइबिलिटी भी कम होगी, एसेट्स भी कम होगी। म्यूचुअल इंडेटनेस ₹1,000 से। कैशियर बैंक जो जाएगा कैशियर बैंक अकाउंट में टू बैलेंस बीडी 600। इसके बाद है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब एक्यूमुलेटेड लॉस 2,000 का, तो 2,000 का लॉस राइट ऑफ करेंगे। एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, 2,000 राइट ऑफ करेंगे। 5:3:2 में ये आएगा 1,000, ये आएगा 600 और ये आएगा 400। इसके बाद अगला
अगला आइटम है प्रॉफिट लॉस, ये भी एक्यूमुलेटेड लॉस है, राइट ऑफ करेंगे 150 को पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस 150 को राइट ऑफ करेंगे तो 75,000, 45,000 एंड 30,000। इसके बाद है ओज ड्रॉइंग्स, पार्टनर ओ की ड्रॉइंग्स 12,000 की। ओ की ड्रॉइंग्स अभी तक मैंने कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट नहीं की है, तो वो एडजस्ट करनी होगी, एंट्री होगी ओज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओज ड्रॉइंग्स। याद रखें यहां पर एक बात, ओ की ड्रॉइंग्स की एंट्री तो हमने पास कर ली, ओज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन अब ओज ड्रॉइंग्स को एडजस्ट तो करेंगे उसके कैपिटल अकाउंट से, तो मैंने एंट्री पास कर दी ओज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओज ड्रॉइंग्स। उम्मीद है आप लोग समझ चुके हैं। मैंने 12,000 वाला एडजस्टमेंट कर लिया। पहले एडजस्टमेंट की बात करूं, गुडविल की वैल्यू पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट, तो पिछले 2014-15 का 2,02,000, 15-16 का 28,000, 16-17 का 32,000, माइनस 16-17 के बाद 17-18 का लॉस 1,50,000, तो माइनस 1,50,000। पिछले 4 साल का टोटल प्रॉफिट आ रहा है 1,12,000, डिवाइड कर दिया मैंने 4 का, एवरेज आ गया 28,000, मल्टीप्लाई करूंगा 2.5 का, वैल्यू आ गई 70,000। अब एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे रखा है 3:5, 3:5। ओल्ड था, पार्टनर थे एम एंड ओ, एम एन ओ 5:3:2, 5:3:2, पार्टनर एम, पार्टनर एन और पार्टनर ओ, ये है ओल्ड रेशियो, ये न्यू रेशियो। अगर आप गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो निकाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। पार्टनर एम का न्यू है 3/8, पार्टनर एन का न्यू है 5/8, इन दोनों के ओल्ड ये है 5/10 और ये 3/8। एलसीएम मेरा आ गया 40, 8 5 40, 5 15, 10 4 40 और 4 5 20। मतलब पार्टनर एम का आ रहा है नेगेटिव वैल्यू, तो अल्टीमेट ये है सेक्रीफाइसिंग। पार्टनर एन की बात करूं तो एलसीएम आ गया 40, 8 5 40, 5 5 25, 10 4 20, 4 3 12, ये आ रहा है 13/40, ये आ रहा है गेनिंग। मतलब पार्टनर ओ के जाने की वजह से पार्टनर एम को हुआ सेक्रीफाइस, पार्टनर एन को हुआ गेनिंग। फर्म की टोटल गुडविल है 70,000, 70,000 में से पार्टनर ओ का शेयर है 2/10, तो ओज कैपिटल मैं करूंगा क्रेडिट 14,000 का, 70,000 का 5/40, इसे हुआ सेक्रीफाइस एम को, तो ये भी हम करेंगे क्रेडिट टू एम्स कैपिटल 8750। और पार्टनर एन को हो रहा है गेनिंग, तो जो मेरी गुडविल आई थी 70,000 का 13/40, ये आना चाहिए टोटल 22,750, तो एम्स कैपिटल डेप्ट 22,750। ये हुई है मेरी गुडविल की नेट एंट्री। यहां पर गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज किया, पिछले 4 साल का किया एवरेज, एक साल गिवन था बैलेंस शीट के अंदर, जो था लॉस वो किया था माइनस मैंने, वहां से मेरा एवरेज प्रॉफिट निकल कर आया, उस एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई मैंने किया 2.5 का, तो मेरी गुडविल आई 70,000। एक पार्टनर था डिसीज, एक था गेनिंग, एक था सेक्रीफाइस, एंट्री होगी गेनिंग डेबिट टू डिसीज टू सेक्रीफाइस। गेनिंग था पार्टनर एन, उसका रेस्पेक्टिव शेयर निकाला, फर्म की एंटायर गुडविल 70,000 के हिसाब से, पार्टनर एम हो गया सेक्रीफाइस, ओ हो गया डिसीज। मतलब एम और ओ को 8,750 और 14,000 मिलने हैं, एम को और ओ को। पार्टनर एन ये 22,750 देगा। यहां आप लिखना चाहे बाई कैपिटल और टू कैपिटल लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं यहाँ पे बाई एन्स कैपिटल और टू एम एंड ओस कैपिटल। ये हमने गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिया। चलिए, गुडविल हो गया, पेटेंट्स वाला हो चुका है, डेटर वाला हो चुका है। अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम 2200 की रिकॉर्ड करनी है, एंट्री होगी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 2200, तो बाई एक्रूड इनकम 2200 और नई बैलेंस शीट में एक्रूड इनकम एसेट में 2200। चलिए, एक्रूड इनकम भी मैंने कर दिया, मैंने एक्रूड इनकम कर दिया। क्रेडिटर्स वाला मैं कर चुका हूं, वर्कमैन कंपनसेशन हो चुका है, इन्वेस्टमेंट मैंने कर दिया है।
बस यहां से मेरा बाकी है। लेकिन पहले एग्जीक्यूटर को पेमेंट करने के लिए पार्टनर का फाइनल अमाउंट तो निकाल लें। इसके लिए रिवैल्यूएशन बंद करना होगा। रिवैल्यूएशन में 1000 प्लस 2200 प्लस 14000 प्लस 4000 प्लस 200 प्लस 2200, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 23600, माइनस करेंगे डेबिट वाले 13600, तो टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल 13600 मैंने माइनस किया 23600 टोटल वाले में से, तो आया 10,000। पार्टनर एम एन ओ ओल्ड है 5:3:2, तो ये आएगा 5000, ये आएगा 3000 और ये आएगा 2। पार्टनर्स कैपिटल में भाई रिवैल्यूएशन 5000, 3000 और 2। जो पार्टनर डिसीज्ड है उसका ट्रांसफर कर देंगे एग्जीक्यूटर में, बाकी दोनों का बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पर अगर क्वेश्चन हमसे कैपिटल एडजस्ट करवाता तो कैपिटल एडजस्ट किस तरह से करते, एम और एन की रिमेनिंग कैपिटल करते टोटल, डिवाइड कर दे नए रेशियो। एम का क्लोजिंग बैलेंस 135 प्लस 3500 प्लस 3000 प्लस 8750 प्लस 5000, टोटल आ रहा है 1,55,250 माइनस 5000 माइनस 75 माइनस 1000, ये आ रहा है टू बैलेंस कैरेट डाउन 74,250। पार्टनर एन 95,000 प्लस 2100 प्लस 1800 प्लस 3000, ये आ रहा है 1,01,900। एक बार और कैलकुलेशन चेक करेंगे कि कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई। 3000 माइनस 600 माइनस 40,000 माइनस 22750, वैल्यू आ रही है 30,550। ओके, हम ट्रांसफर करेंगे एग्जीक्यूटर में, तो 74,000 प्लस 1400 प्लस 1200 प्लस 14,000 प्लस 2000, वैल्यू आ रही है 92,600 माइनस, ओके इससे मैं 2000 माइनस 1000 माइनस 400 माइनस 30,000 माइनस 12,000, ये आ रहा है 47,200 टू ओज एग्जीक्यूटर। एक बार वापस चेक कर लेंगे एक बार टोटल अपनी कैलकुलेशन, तो 1,35,000 प्लस 35 प्लस 3000 प्लस 8750 प्लस 5000 सही है बिल्कुल। 1,55,250 माइनस किया 5000 माइनस किया 76,000, 74,250 बिल्कुल सही। 95,000 प्लस 2100 प्लस 1800 प्लस 3000, 1,01,900 माइनस 3000 माइनस 600 45,000 22,750, बिल्कुल सही। 30,550। ओ में 74,000 प्लस 1400 प्लस 1200 प्लस 14,000 प्लस 2000, 92,600 माइनस 3000 माइनस 400 माइनस 30,000 माइनस 12,000, बिल्कुल सही 200। एग्जीक्यूटर में पहले एम और एन के कैपिटल लिख लिए जाए। कैपिटल्स एम और एन 74,250 और 30,550। अब बात करूं एग्जीक्यूटर को कितना पेमेंट फॉर्म करने वाली है, तो यहां मेंशन था एग्जीक्यूटर को पेमेंट हम करेंगे अभी 11,200, तो एग्जीक्यूटर अकाउंट एक अलग से ओपन करना होगा। वहां लिखेंगे बाई ओज कैपिटल 47,200। आइए मैं एग्जीक्यूटर अकाउंट भी ओपन कर दूं, पूरा क्वेश्चन कर दिया है, थोड़ी बात और सही। बाई, ये आ गया ओज एग्जीक्यूटर, यहाँ आया पहले बाई ओज कैपिटल, जो मेरा बैलेंस आया 47,200, पेमेंट करेंगे ओज एग्जीक्यूटर को 11,200 कैश में, तो टू कैश 11,200। कैश अकाउंट में भी हमें पोस्टिंग करनी होगी, क्या करेंगे भाई, ओज एग्जीक्यूटर। लेकिन फॉर्म के पास एडिक्वेट कैश तो है ही नहीं, पेमेंट कहां से करेंगे। फॉर्म के पास एडिक्वेट कैश, फॉर्म के पास कैश एट बैंक 600 है, 8200 में बिका, डेटर से पैसा बिल्कुल। अगर पैसा नहीं है हम तो बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल कर लेंगे, मतलब ओ को तो पेमेंट कर देंगे और हमारा कैश एट बैंक चला जाएगा नेगेटिव में, मेरा कैश एंड बैंक अकाउंट चला जाएगा नेगेटिव में। ये मेरा पेमेंट किया 11,200 का, यहाँ ये मान के चलेंगे हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल की है, तो 600 प्लस 8200 प्लस 200, मेरे पास था 9,000, पेमेंट किया मैंने 11,200 का, तो मुझे चाहिए 2200। मैंने बैंक से लोन लिया, एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, जो आया मेरा 2200, मतलब कैश एंड बैंक का बैलेंस हो गया जीरो और बैंक ओडी आ जाएगी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में 2200, बैंक ओडी 2200।
इसके एग्जीक्यूटर में रिमेनिंग बचा 36,000, वो ट्रांसफर करेंगे लोन अकाउंट में, टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, बैलेंस 36,000। बैलेंस शीट में एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट आ जाएगा लाइबिलिटी में, ओज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 36,000। अब लगा दें हम लोग टोटल कैश, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मैंने एसेट में, क्या सारी एसेट हो चुकी हैं, आइटम वाले बहुत ज्यादा थे। एसेट में आएगा पेटेंट मशीनरी इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेटर, पेटेंट मशीनरी इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेटर, 5 आइटम आएंगे। पेटेंट मशीनरी स्टॉक, अच्छा इन्वेस्टमेंट में बेच दिया, स्टॉक डेटर एक्रूड इनकम, बिल्कुल सही। 11,000 प्लस 6,000 प्लस 1,000 प्लस 2,200 प्लस 36,000 प्लस 74,250 प्लस 30,550, टोटल आ रहा है ये 1,61,000। एसेट साइड में 66,000 प्लस 48,800 प्लस 20,000 प्लस 24,000 प्लस 2,200, बिल्कुल सही, 1,61,000। अब मेरे एग्जीक्यूटर का बैलेंस कितना आया, 36,000, जो हमने लोन में ट्रांसफर किया। अब यहां मेंशन था कि एग्जीक्यूटर को पेमेंट हम करेंगे 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में। जो डेट है 1 अप्रैल 2018, इसी दिन उसकी डेथ हुई है, बिल्कुल। एग्जीक्यूटर का रिमेनिंग बैलेंस 37,000। पहला पेमेंट करेंगे 30 सितंबर को इसी साल में, अगला पेमेंट करेंगे 31 मार्च 19 को इसी साल में, फिर पेमेंट करेंगे 30 सितंबर 19 को, और फिर पेमेंट करेंगे 31 मार्च 2020 को। ये ईयर एंड भी है और इस दिन हर दूसरी इंस्टॉलमेंट का हम लोग पेमेंट करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, इंटरेस्ट मुझे ड्यू करना है 10% और हाफ ईयरली पेमेंट करना है, हाफ मतलब 6 महीने पेमेंट करते हुए जाना है। तो पहला इस जगह पेमेंट होगा 36,000 का 10% आएगा 3600, इंटरेस्ट यहां आएगी मेरी 1800, तो यहां पेमेंट कितना होगा 1800 प्लस प्रिंसिपल का 1/4, तो यहां मुझे पेमेंट करना है 10,800। अब मेरा प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट रिमेनिंग है 27,000, 27,000 का 10% 2700, 6 महीने का 1,350, तो यहां पेमेंट होगा 1,350 प्लस 9,000। अब प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट रिमेनिंग है 18,000 का, 18,000 का 10% 1,800, 6 महीने का 900 प्लस 9,000, इस बार पेमेंट होगा 9,900 का। अब रिमेनिंग प्रिंसिपल कंपोनेंट 9,000, 9,000 का 10% 900, 6 मंथ्स का 450, तो 450 प्लस 9,000 मतलब 9,450 पेमेंट होगा 31 मार्च 2020 को। ओज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में बाई ओज एग्जीक्यूटर अकाउंट 36,000 1 अप्रैल को, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे 30 सितंबर को, बाई इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट आएगा 1,800, पेमेंट करेंगे 30 सितंबर 2018 को ही टू बैंक 10,800, वापस 31 मार्च 19 को इंटरेस्ट ड्यू होगी उसी साल में बाई इंटरेस्ट 1,350, उसी साल पेड करेंगे 31 मार्च को टू बैंक। अकाउंट यहाँ क्लोज करना होगा, साल का आखिरी दिन है, तो टू बैलेंस कैरेट डाउन, रिमेनिंग प्रिंसिपल कंपोनेंट मेरा है 18,000। अगले 6 महीने के बाद 30 सितंबर को इंटरेस्ट लगाएंगे 900, तो बाई इंटरेस्ट 900, पेमेंट करेंगे उसी दिन टू बैंक 9,900। फिर अगले 6 महीने के बाद 31 मार्च 2020 को इंटरेस्ट वापस ड्यू, बाई इंटरेस्ट 450, पेमेंट करेंगे 31 मार्च 2020 को 9,450 का, ओज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 9,450, मतलब अकाउंट केवल एक बार ही बंद होगा, दूसरे ईयर में ऑटोमेटिक पेमेंट होने के बाद हो जाएगा क्लोज। ये बात है बच्चों इस वाले केस में, डेथ ऑफ द पार्टनर वाले केस में। आखिरी क्वेश्चन, उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं। एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट वही थे जो मैंने रिटायरमेंट में डिस्कस की, इसीलिए वहां मैंने बताया था आपको कि जितनी जल्दी मैंने रिटायरमेंट वाला टॉपिक किया है, इसके कंपैरिजन में डेथ वाला टॉपिक बहुत ही जल्दी होगा। यहाँ मैंने 3 मास्टर क्वेश्चंस कवर की। उम्मीद है मैं जितनी एडजस्टमेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग पूरा समझ रहे हैं और आप लोग सारा कुछ समझ चुके हैं। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले अपने अगले लेक्चर्स में। कोई भी आपको क्वेरी है, दिक्कत है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपकी क्वेरी को मैं रिजॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ऐसे रिलेटेड टॉपिक जो रहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म से रिलेटेड डिस्कस करने वाले अपने अगले लेक्चर्स में, तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।